आवाज़ आ रही है? एम आई ऑडिबल पुष्पित? हाँ सर, आवाज़ आ रही है। ठीक है, स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। ओके, सो लास्ट क्लास में हमने देखा था व्हाट इज़ कीवर्ड रिसर्च, एंड कीवर्ड रिसर्च का पूरा एक मैप हमारा हो गया था। अब उससे ना थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, कीवर्ड रिसर्च में थोड़ी और नॉलेज लेते हैं कि जो टूल्स हैं, टूल्स के ऊपर ढंग से कीवर्ड्स पे अगर काम करना हो, कीवर्ड्स का पूरा मैप बनाना हो, एक्समाइंड कैसे उसका प्रिपेयर करेंगे, मैं कौन सी वेबसाइट यूज़ करता हूँ, ठीक है, तो उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कस करते हैं। फिर क्लाइंट्स के लिए मैं जो काम करता हूँ वो कैसे होता है। तो आज का जो भी हम डिस्कस करेंगे वो मैं एक्समाइंड में ही एक और मैप बना लेता हूँ अपना, कि आज हम लोग क्या क्या करने वाले हैं। ठीक है, ये कीवर्ड रिसर्च हमारा हो गया है। अब इसको मैं कट कर रहा हूँ और नया मैप क्रिएट कर लेते हैं, लाइक ये जैसे मेरे को सही लग रहा है। ठीक है, इस टाइप से। ओके, ठीक है भाई। अब देखो, आज जो कीवर्ड रिसर्च में होगा ना वो थोड़ा सा एडवांस हम लोग जाएंगे उसमें, कि कीवर्ड रिसर्च में और अगर आपको चीज़ें करनी है, लाइक एक पूरी वेबसाइट की निच के अकॉर्डिंग आप एक लॉन्ग टर्म प्लानिंग उसकी कैसे करोगे, ठीक है। या फिर अगर मैं बात करूँ किसी छोटे मोटे क्लाइंट के लिए आपको काम करना है, जैसे कि उसकी 5-6 ही कैटेगरीज हैं, उन्हीं पे ही आपको कीवर्ड रिसर्च करके काम करना है, क्योंकि सबके काम करने का तरीका अलग होगा। मेरे पास एक बहुत बड़ी वेबसाइट है ब्लॉगिंग, तो मैं उसके लिए अलग प्लानिंग करूँगा। एक छोटा सा कोई क्लाइंट है, ई कॉमर्स वेबसाइट है, तो मैं अलग प्लानिंग करूँगा, ठीक है। तो ऐसे में हर क्लाइंट के लिए ना कुछ अलग स्ट्रैटेजी रहती है, उन्हीं सब के ऊपर डिस्कस करेंगे। मैं एक बार स्क्रीन कनेक्ट कर दूँ ऑफलाइन स्टूडेंट्स के लिए, ठीक है। तो अभी मैं इसका टॉपिक चेंज कर रहा हूँ, एडवांस कीवर्ड रिसर्च, ठीक है। अब एडवांस कीवर्ड रिसर्च में हम ऐसा क्या करने वाले हैं, ठीक है। सबसे पहले तो मैं आपको कुछ लाइक कीवर्ड मैप ये बताऊंगा, ठीक है। कीवर्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, ठीक है। कीवर्ड साइलो फॉर लॉन्ग टर्म, ठीक है। फिर हमारे पास आएगा कीवर्ड सेपरेट, कीवर्ड थीमिंग। कोई ऑनलाइन कनेक्ट होना चाह रहा है, देव, ठीक है। फिर इसमें हम नेक्स्ट आज की क्लास में करने वाले हैं कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लाइंट्स वेबसाइट, ठीक है, ठीक है। तो अब देखो ये 5 चीज़ें हमारे पास है। सबसे पहले ना इसमें ये देखते हैं कि कीवर्ड का मैप क्या है। देखो, कीवर्ड का मैप होता है कि आप जो वेबसाइट बनाओगे उस पर किस किस तरीके से आप काम करने वाले हो, ठीक है। लाइक अगर मेरे को किसी वेबसाइट पे काम करना है तो सबसे पहले ना उसके कीवर्ड के स्ट्रक्चर्स को मेरे को समझना पड़ेगा, ठीक है। लाइक मैं काम करना चाहता हूँ किसी एक टॉपिक के ऊपर, और मेरे पास ऑलरेडी एक शायद टॉपिक पड़ा हुआ है। मैं आपको अगर नरेटिव ऐसे का अपना दिखाऊँ तो, ठीक है। देखो क्या हुआ कि मैं ना कीवर्ड मैप जैसे मैं करने गया, तो कीवर्ड मैप से हम क्या समझेंगे, ऊपर सजेस्ट पे सबसे पहले चलते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने डाला एसे राइटिंग, ठीक है। क्या डाला? एसे राइटिंग। अब ये जब मैंने डाला तो इंडिया में मतलब ये थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा है, शायद ज़ीरो सर्च वॉल्यूम नहीं हो सकता, ठीक है ना। देखो कभी कभी इस टूल में ना गड़बड़ हो जाती है, मतलब आपको ज़ीरो दिखा रहे हैं ना, तो मतलब आप बिलीव मत करना उस पर, वो कुछ ना कुछ दिक्कत हो जाती है भाई टूल के साथ भी। अच्छा, ऐसे राइटिंग फॉर्मेट सिर्फ 18 की डिफ़िकल्टी है एंड 18,000 सर्च वॉल्यूम। ऐसे राइटिंग इन इंग्लिश 10 डिफ़िकल्टी है सिर्फ, और सर्च वॉल्यूम कितने? 18,000। देखो जो ब्लॉगिंग वाले कीवर्ड्स होते हैं ना उनमें ऐसे ही होते हैं, उसमें मतलब कंपटीशन बहुत कम होता है और सर्चेस बहुत भर भर के होते हैं। लेकिन ई कॉमर्स में ये सब उल्टा पड़ जाता है। ई कॉमर्स में तो कई बार हमें 50-50, 100-100 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स के लिए भी काम करना पड़ता है, ठीक है। ओके, सो अब देखो मैं जब ऐसे राइटिंग पे काम करने के लिए सोचा, सपोज मैं एक इंग्लिश की वेबसाइट बना रहा हूँ, ठीक है। तो ऐसे राइटिंग में मैं जब काम करने गया ना, मैंने देखा कि ऐसे के ना कुछ टाइप्स होते हैं। क्या होते हैं?
लाइक ऐसे मैं अपनी वेबसाइट पे दे दिए, दिवाली का, होली का, महात्मा गांधी, भगत सिंह, ये सब डाल दिया। बट फिर मैंने सोचा कि उसके बाद में क्या करूँ, ऐसा लग रहा है कि कंटेंट ख़त्म हो गया। मेरे को ऐसा फील आया कि ऐसे तो मैंने सारे डाल दिए, 20-25 ऐसे मैंने डाल दिए जो भी रिक्वायर्ड होते हैं, अब मैं उसके आगे क्या करूँ। फिर मैंने क्या करा, फिर मैंने ना देखा टाइप्स कितने होते हैं, तो मेरे को पता चला नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, एक्सपोजिटरी, ठीक है, आर्गुमेंटेटिव, मतलब इन सारे ऐसे के ऊपर मैंने क्या करना स्टार्ट कर दिया, काम करना स्टार्ट कर दिया। टोटल 4 से 5 टाइप होते हैं। जो पिछले थे उनको भी डिस्ट्रीब्यूट किया या आगे एक नया सीरीज में चला? अब वही मेरे पास एक चैलेंज आया कि जो पिछले वाले थे उनको किस वे में लेके चलूँ। इसलिए क्या होता है, जब हम मैप बनाते हैं कीवर्ड्स का तो ध्यान रखते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा कीवर्ड्स को एक बार में ही निकालने का ट्राई करें। क्यों? क्योंकि अगर बाद में हमें कुछ नया पता चला तो वो हमारे पिछले मैप को ख़राब कर देंगे। जैसे मैंने स्टार्टिंग में सोचा कि मैं एस्से राइटिंग के ऊपर काम करूँगा, लेकिन जब मैंने काम किया वो ख़त्म हो गया। अब मेरे को लग रहा है कि उसमें आगे और कुछ है ही नहीं, बस ख़त्म, एंड हो गया, एसईओ ही एंड हो गया। ठीक है ना, जैसे एक वेबसाइट है, उसके सारे पेज कंटेंट हमने ऑप्टिमाइज़ कर दिया, अब आगे क्या करें, एसईओ में ख़त्म एसईओ, ऐसी फील आती है। तो मेरे साथ भी यही हुआ। बिल्कुल। अब क्या हुआ, ये मेरे को साथ के साथ नहीं पता था। लाइक मैं कोई इंग्लिश का प्रोफेसर नहीं हूँ, मैं कोई टीचर नहीं हूँ, मैंने पहले से कुछ काम नहीं करा। मैं हाँ काम कर रहा था अपनी वेबसाइट पे, तो मेरे को पता चलता गया अकॉर्डिंग टू टाइम। ठीक है ना, टाइम के साथ मेरे को पता चलता गया। अब ऐसे मैंने करा तो मेरे को पता चला इसके टाइप्स होते हैं। बट मैंने क्या सोचा फिर कि मैं पहले ऑलरेडी डिसाइड कर चुका हूँ, आई हैव टू कंप्लीट दिस 25 ब्लॉक्स फॉर द एस्से ओनली। तो मैंने उनको एस्से को ख़त्म करना स्टार्ट करा। जैसे मैंने 25 हुए, क्योंकि मैंने रिसर्च करी तो मेरे को पता चला टाइप्स होते हैं। ठीक है ना, जब मैं ये कर रहा था ड्यूरिंग द वर्क मेरे को पता चला। फिर मैंने ड्यूरिंग द वर्क जो चीज़ें पता चली, फिर मैंने टाइप्स के ऊपर काम करना स्टार्ट करा। टाइप्स में मेरे को मिल गया नरेटिव एस्से। क्या मिल गया? नरेटिव एस्से। जैसे कि आप देख सकते हो सबसे पहला उसका क्या करोगे जब 25 ऐसे? वो डल चुके हैं, वो भी रैंक करेंगे। वो एस्से राइटिंग की एक कैटेगरी मैंने बना दी, उस कैटेगरी के अंदर मेरे 25 ब्लॉग आ गए। ऐसा कर सकते हो जब मान लो हम नैरेटिव हाँ। बना नया शुरू कर दिया काम, उसमें से कोई ऐसे नैरेटिव जैसा है मान लो, तो उसका लिंक कर सकते हो? करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हाँ बिल्कुल करेंगे। क्योंकि चलो मान लो अब वो काम हो चुके हैं 25, उस टाइम आइडिया नहीं था, उसमें से कुछ डिस्क्रिप्टिव होंगे, बाय चांस से एक्सपोर्ट कुछ भी होंगे, वो कुछ तो होंगे ही टाइप वो। हाँ, कुछ ना कुछ तो टाइप, हर एक टाइप का ऐसे है। उसके बाद उसको मतलब हम जब अपनी इस कैटेगरी में लिंक कर सकते हैं ना, ऐसा? कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, लेकिन क्या होता है ना, कभी कभी नहीं कर सकते अगर हम बहुत ज़्यादा स्पेसिफिक जा रहे हैं तो। हाँ, ठीक है ना। उसमें मिक्स हो सकता है। अब क्योंकि देखो कीवर्ड रिसर्च हम अपनी चेंज कर देते हैं जब मैं टाइप्स के ऊपर काम करता हूँ। सो देखो अब मैं क्या करूँगा, मैंने ना टाइप्स के ऊपर जाना स्टार्ट करा। टाइप जैसे अब मैंने सोचा कि चलो नरेटिव ऐसे की कैटेगरी को कवर करता हूँ, बट क्या हुआ कि ऐसा भी पॉसिबल है ना, नरेटिव ऐसे के लिए भी लोग बहुत सारी चीज़ें सर्च करते हो। तो यही हुआ मेरे साथ। अब जब मैं नरेटिव ऐसे के ऊपर काम करने गया, नरेटिव ऐसे ऑन आप देख सकते हो ना, फ्रेंडशिप, फर्स्ट डे स्कूल, चाइल्डहुड मेमोरीज, अ सक्सेस स्टोरी, बर्थडे, हाउ आई स्पेंड माई, मतलब अब मेरे को क्या मिले। जैसे एस्से राइटिंग में एक होता है ना कि एस्से ऑन दिल्ली, माय हॉबी, पोल्यूशन, मतलब जैसे टॉपिक्स मिलते हैं तो मेरे को अकॉर्डिंग टू टाइप भी क्या मिलने स्टार्ट हो गए, टॉपिक मिलने स्टार्ट हो गए। तो अब हमने क्या करा कि एक काम करते हैं, नरेटिव एस्से की कैटेगरी बनाते हैं और इसके अंडर में जो भी चीज़ें आएंगी उसको मैं करना स्टार्ट कर दूंगा। ठीक है, फिर ऐसे ही मैंने क्या करा, मैंने सिमिलरली जो नेक्स्ट टाइप हमारे पास होता है नरेटिव के अलावा, डिस्क्रिप्टिव हो गया, आर्गुमेंटेटिव हो गया और इसके अलावा एक्सपोजिटरी हो गया, मतलब ये जो अलग अलग टाइप्स थे इनके ऊपर भी मैंने सारे कीवर्ड्स को निकाल लिया उस टाइम में कि एक्सपोजिटरी, एस्से ऑन, आर्गुमेंटेटिव एस्से ऑन, हर एक के ऊपर लोग क्या सर्च कर रहे हैं। ठीक है, एक ही टॉपिक पे वो कीवर्ड जिसमें आर्गुमेंटेटिव लग के आए, वो कीवर्ड जिसमें नरेटिव लग के आए। अब मैं ये नहीं लूँगा कि नरेटिव एस्से ऑन फ्रेंडशिप, मैं अब ये नहीं लूँगा एस्से ऑन फ्रेंडशिप, नहीं, मेरा कीवर्ड ही क्या होगा, नरेटिव एस्से ऑन फ्रेंडशिप। फ्रेंडशिप पे दूसरे ऐसे भी मिलेगी। हाँ, फ्रेंडशिप के दूसरे कीवर्ड्स भी हो सकते हैं। ये हो गया पर्सुएसिव ऐसे ऑन फ्रेंडशिप, बिल्कुल, ये सारे अलग अलग कीवर्ड हो जाते हैं मेरे लिए, बहुत ही वो बहुत सारे हो जाते हैं। मतलब एक मेरे को है ना एक समुंदर मिल गया। क्या मिल गया? हाँ, क्योंकि इसमें तो मुझे तो ऐसा मिल गया कि मेरे को तो लग रहा था 25 में ही ख़त्म। ऐसे जब मैंने स्टार्ट करा मुझे क्या लगा, 25 में ही ख़त्म। इसका मतलब कोई भी वेबसाइट जैसे आपका तो अननोइंगली या समझ आती है, तो इसका मतलब हमें पहले से ही इस तरह की चीज़ें काइंड्स एंड टाइप्स थिंक करना पड़ता है, कर लेना चाहिए, कर लेना चाहिए, क्योंकि बाद में फिर आपको प्रॉब्लम होगी। गूगल पे तो बाद में करोगे तो एक प्रॉब्लम आएगी कि अब इसको कैसे फिट बैठाएं, ये इधर भी है वो उधर भी है। जैसे आपने कहा कि अब जो ऐसे ऑलरेडी लिख रखे हैं ऐसे राइटिंग के अंदर,
अब हमें देखना पड़ेगा कौन सा नैरेटिव के अंदर आ रहा है, कौन सा आर्गुमेंटेटिव, फिर उनको लिंक करना पड़ेगा। डेफिनेट नैरेटिव में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, क्योंकि कई बार जब बिल्कुल। नॉर्मल ऐसे लिखते हैं वो तो मिक्स भी सेंस में जाता जाता और वो है। बाद में करना पड़ता है। हाँ। ये बाद में हमें चैलेंजेस आते हैं कि जब हम मैप बनाते हैं कीवर्ड्स का, तो उसमें है ना कीवर्ड्स गलत नहीं जाने चाहिए और कीवर्ड मिस नहीं होने चाहिए, क्योंकि बाद में जब हमें नई चीज़ें पता, और देखो वो है ना, जब हम काम करते हैं उसके साथ हमें और बहुत सारी चीज़ें पता चलती है, ठीक है ना। जब हमने काम करा इस पे तो हमें बहुत सारी चीज़ें और भी पता चली, ठीक है ना। डिमांड के हिसाब से। बिल्कुल, कि इस चीज़ की इतनी डिमांड है, इस चीज़ की इतनी डिमांड है। फिर क्या हुआ कि समझ आ गया कि मतलब अब हमें इस लेवल पे जाना पड़ेगा, क्योंकि ये गूगल पे रिक्वायर्ड है। वैसे जैसे आप इंग्लिश के ऑथर में हो या कुछ, हम्म। फिर आप एक टीम हायर करोगे जो इंग्लिश। हाँ बिल्कुल, अभी मैंने लाइक ऑफिस में बैठा रखे हैं लोग जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं। हाँ, 2 डेडिकेटेड लोग लगे हुए हैं इसके ऊपर, जिनकी इंग्लिश मतलब जिनकी इंग्लिश ठीक है। उनको मैंने एआई रिटर्न कंटेंट हो गया, ब्लैक हो गया, ग्रामरली हो गया, वो सारे यूज़ कैसे करते हैं, उनको कैसे लिखना है। फिर हम कह सकते हैं कि वॉइस टू टेक्स्ट वाले टूल्स हो गए हमारे, ठीक है ना, जो लोग वो नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है, उस चीज़ को भी वो प्रेजेंट कर सकते हैं। होता है ना एआई से कंटेंट लिखवा लिया, नहीं, हम लोग क्या करते हैं, हमें पता है कि क्या लिखना है, ठीक है, बट वो इंग्लिश में उतना परफेक्ट नहीं लिख पा रहे, तो हमारे पास वॉइस टू टेक्स्ट के टूल है, आप बोल दो वो लिख देगा, हिंदी में ही बोल दो। ट्रांसलेटर आते हैं। ट्रांसलेटर भी मैम सही नहीं करता। अच्छा। हाँ, आप एआई की हेल्प लो, वो ज़्यादा बेस्ट है। अब क्या है कि मेरे अंदर कोई थॉट है बट मैं कंटेंट राइटिंग नहीं जानता, ठीक है ना, मैं उसको बोल दूंगा, मैं वॉइस टू टेक्स्ट यूज़ करूँगा, हिंदी में ही बोलूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, आप बोल दो। फिर उसको आप चैट जीपीटी को दो, क्योंकि ये तो चैट जीपीटी को बोलो कि इसको इंग्लिश में आप ट्रांसलेट करके मेरे को इंग्लिश में इसको बना के दो, जो मैंने यहाँ पे स्पीच दिया है बिना मिक्स किए। बिना एआई किए। अब वो क्या करेगा, एआई क्या करेगा, अपना कंटेंट थोड़ी डालेगा उसके अंदर। अगर आप एआई से जाके पूछते हो कि मेरे लिए एक दिवाली का ऐसे लिखो, एआई आपको दिवाली का ऐसे दे रहा है, वो अपने एंड से दे रहा है एआई। बट अगर आपने एक दिवाली का ऐसे बोल के दिया कि हमारे देश में इतने फेस्टिवल्स मनाए, आपने पूरा स्पीच करा एक, और फिर एआई को बोला कि इसको भी परफेक्ट इंग्लिश में राइट करो। अब एआई अपना दिमाग लगा के कहीं से कोई नई लाइन ऐड वैड करके आपको फालतू का नहीं करेगा। एआई आपने जो लिखा है उसी को लिख रहा है। इट मीन्स जो कंटेंट है दैट इज जनरेटेड बाय यू, नॉट विद द एआई। अच्छा, मैं वही सोच रही थी कि जैसे मान लो मेरे पास थॉट्स तो हैं, बट हाँ। मैं अप टू लेवल दैट मच लेवल तो नहीं है राइटिंग नहीं कर सकते, और मैम वो स्लो प्रोसेस होगा, आप लिखने बैठोगे आप स्लो लिखोगे। एक है ना, बोल दिया जल्दी जल्दी उसने लिख दिया फास्ट। थॉट्स है, मान लो मेरे पास तो विचार है, हाँ, लेकिन मेरे पास वो तो नहीं है ना, वोकैबुलरी तो नहीं है। वो कैब नहीं है, बिल्कुल उसमें चैलेंजेस आते हैं। इवन मैं, मेरे को भी कई बार चैलेंजेस आ जाते हैं, क्योंकि इंग्लिश की वेबसाइट है, मैं रिस्क नहीं लेता हूँ, ठीक है ना, मैं खुद हेल्प लेता हूँ बिकॉज ऑफ की मिस्टेक ना हो, क्योंकि इंग्लिश की वेबसाइट है। मेरी कोई और वेबसाइट होती, मतलब मैं अगर मार्केटिंग और सर्वर होस्टिंग की बनाता, उस पर मैं मिस्टेक कर देता हूँ इंग्लिश को लेके, बट यहाँ पे नहीं कर सकते भाई। यहाँ पे कोई आ रहा है वो देख रहे हैं इंग्लिश की वेबसाइट, ये भी इंग्लिश में ही मिस्टेक रखी है इन्होंने, तो यहाँ पे फिर मैं यूज़ करता हूँ टूल्स का, ताकि कोई वो कैब हो गया, ग्रामेटिकल एरर हो गया, कुछ भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। अब देखो क्या है, तो जैसे इसमें 10 टाइप ऑफ एसेस बता हाँ। रखे हैं इन्होंने, इधर 15 टाइप ऑफ एसेस है। ये भी एक चैलेंज है, ये भी एक चैलेंज है कि आपको है ना इस पे रिसर्च करनी पड़ती है कि मेनली कितने होते हैं। ये कहेगा 15 टाइप है, ये कहेगा 10 टाइप है, नीचे आप कहोगे ना ये व्हाट आर द 4 मेन काइंड्स ऑफ, तो मैं तो 4 पे ही बिलीव करता हूँ, आर्गुमेंटिव, एक्सपोजिटिव, नैरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, मैं खुद 4 पे बिलीव करता हूँ। ये बिल्कुल ऐसे हो गया, सब कैटेगरी में आते होंगे भी वो ऐसे ही है मैम, ऐसे ही 2 ही टाइप के, 1 पेज ऑफ पेज, लेकिन लोगों ने टेक्निकल, लोकल, ई कॉमर्स, नेशनल, इंटरनेशनल सब बना दिया। अच्छा, जैसे बाकी भी जो इन्होंने 10 या 15 की कैटेगरी बना रखी है हाँ। ऊपर वालों ने, तो वो कहीं ना कहीं इसके अंडर ही आते होंगे, एक्सपोर्ट ऐसे ही होता है। इनके अंदर ही। लेकिन एक्सपर्ट जो अलग अलग आते हैं वो कैटेगरीज में डिवाइड कर देते हैं चीज़ों को। अगर आप क्लास 3rd में देखोगे टाइप्स ऑफ नाउन, आपको 4 ही टाइप के मिलेंगे, आप 5th में आओगे आपको 5 टाइप के मिलेंगे। अगर हम गूगल से ना जाके मतलब कोई अच्छी लाइब्रेरी से जो इंग्लिश ऑथर्स हुए हैं जेन्युइन, वहाँ से भी कंफर्म करना चाहिए कोई चीज़ें। आप हाँ कर सकते हो, आप किसी से कनेक्ट करो और पूछो कि भाई ये क्या है, फैक्ट्स क्या है, मतलब ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। जो चीज़ कर रही है ऊपर आ रही है, बस वो बात है ना। यही है। बिल्कुल रियलिटी में वो 4 हैं या 10 हैं, इसका ना एग्जैक्ट कभी नहीं मिलता, मतलब आप गूगल पे भी कुछ भी टाइप सर्च करोगे ना, ये कितने टाइप्स का, वो कितने टाइप्स का है, वो नहीं, वो बहुत ज़्यादा आपको मिक्स कर देगा, वो कभी 4, कभी 10, कभी 15। ऑथेंटिसिटी भी कैसे देंगे, फिर लोग ही तो है ना डालने वाले। बिल्कुल, अब अलग अलग बंदों ने डाल दिए अलग अलग टाइप्स के, देखो ना 7 टाइप, 15 टाइप, 8 टाइप, हाँ, वही तो मैं कह रही थी। हो गया ना हमारा दिमाग गोला। अब क्या करें, 5 टाइप, 5 वाले में 5
लेकिन पता है क्या है, लोगों की रिक्वायरमेंट है। कभी कभी क्या है, लोग आ रहे हैं 10 टाइप ढूंढने, कभी है लोग ही 5 टाइप ढूंढना चाह रहे हैं, कभी है कि लोग ही 4 टाइप ढूंढना चाह रहे हैं। डिफरेंट डिफरेंट क्लासेस के स्टूडेंट हैं, डिफरेंट डिफरेंट कंट्री के लोग हैं। वहाँ पे इतने टाइप होते हैं, यहाँ पे इतने टाइप होते हैं। सबका अपना क्या हो गया, अब कॉन्सेप्ट हो गया, उसके अकॉर्डिंग चीज़ें चेंज हो गई। हाँ, साइंस हो गया, मैथ्स हो गया, इसमें ग्लोबली चीज़ें सेम रहेंगी, ठीक है। बट लैंग्वेजेस के अंदर ऐसे कई बार चीज़ें बदल जाती है, ठीक है। अब जो कीवर्ड मैप है, नरेटिव ऐसे मैंने सोचा कि इस कैटेगरी को कवर करते हैं। इसको मैप करेंगे जब आपने टाइप सोच लिया। कीवर्ड मैप हम इसको बोल देते हैं कि कीवर्ड को स्ट्रक्चराइज करना मैपिंग ही है मैम। मतलब जब टाइप्स एक तरह से टाइम्स या टाइप्स में आपने हाँ, दिमाग चला लिया, बिल्कुल। तो एक तरह से आप उसके कैटेगरी, सब कैटेगरी फाइंड आउट कर रहे हो, दैट मीन यू आर क्रिएटिंग मैप फॉर योर वेबसाइट। इस पर्टिकुलर पॉइंट के लिए फ्लो चार्ट, एक इस पर्टिकुलर के लिए आगे का फ्लो चार्ट, ऐसे के लिए फ्लो चार्ट बन रहा है ना, तो ये क्या हो गया हमारा, ऐसे का एक पूरा मैप हो गया कीवर्ड का, ठीक है। अब ये कीवर्ड का मैप हमारा कैसे जाएगा, ऐसे, ऐसे के अंदर मेरे 4 टाइप आगे, ये वाले आर्ग्यूमेंटेटिव, एक्सपोजिटरी, नैरेटिव। अब इन 4 टाइप के अंदर भी क्या हो गया, मेरे पास टॉपिक्स जाएंगे, सब टॉपिक्स जाएंगे। अब टॉपिक कौन कौन से जाएंगे, क्या हो गया, टॉपिक कौन कौन से जाएंगे। अब देखो टॉपिक जो है ना, वो कुछ इस तरीके से काम करते हैं कि मैं इसमें एक्सपोजिटरी, ऐसे, ऑन। अब समझ आ गया ना किस किस के ऊपर जाएंगे। ये सारे मेरे क्या हैं, ये सारे मेरे टॉपिक्स हैं। क्या हो गए, मेरे टॉपिक्स हो गए। तो मैं क्या करूँगा, ऐसे दो थिंग है अब गूगल ने तो मेरे को कितने दिखाए यहाँ पे, आप सोचो। सर। जैसे ये एंटरप्रेन्योरशिप और एंटरप्रेन्योर, या ये टॉपिक और सब टॉपिक में डाल सकते हैं? ये क्या होता है, ये दोनों है ना एक ही कीवर्ड है, हाँ, एक तरीके से क्या है, एक ही मतलब एक ही कीवर्ड है। अब आप इनको वेबसाइट पे जब यूज़ करोगे तो आप दोनों वर्ड्स को यूज़ करो, दोनों वर्ड के लिए आपकी वेबसाइट रैंक करेगी, ठीक है। अब मेन चीज़ है, आपको यहाँ से टॉपिक मिल गए, बट कितने मिले, कितने मिले, 8। अभी तो हाँ। 8वां मिल के मेरे को कितने मिले, 10 मिले। ये सर्च हो रहा है, मतलब ये सर्च हो रहा है ना सर। कितने मिले हमें, 10 कीवर्ड्स मिले हैं, ठीक है। अब जो 10 कीवर्ड्स हैं, इन 10 कीवर्ड्स में हमारा कुछ नहीं होने वाला। क्यों, क्योंकि हो सकता है कि नीचे और भी टॉपिक्स हमारे पास आ रहे हो, फिर उन और टॉपिक्स का आप कैसे क्या करेंगे। अगर आप एक मैप बना रहे हो ना, आपका कुछ भी मिस नहीं होना चाहिए। इवन आपको ना इसका सर्च वॉल्यूम पता, ना इसका पता, ना इसका पता, ना इसका पता। सिंगल वर्ड और लिखोगे, छोटा सा कुछ भी, अभी तो चेंज होके नीचे आ जाएगा। वही तो चीज़ है। अब आपको फाइंड आउट करना है कि कितने ऐसे यहाँ पे हमारे पास आप एक एफ है। लिखना, एफ लिखना, हाँ, उसके अकॉर्डिंग आ जाएंगे ये लो, हाँ, तो ऐसे तो बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी हर अल्फाबेट। बहुत सारी चीज़ें। अब इसके लिए हमें क्या चाहिए, कीवर्ड रिसर्च के लिए हमारा टूल चाहिए, जो कि मेरे को बताए कि एक्सपोजिटरी, ऐसे, ऑन, और इसके बाद क्या आता है। लाइक मैं यहाँ पे आऊँगा, मैं यहाँ पे डाल दूंगा और यहाँ पे सर्च कर लूँगा। अच्छा, सीधा ये वहाँ दिमाग चलाना है। हाँ, मेरे को अब ज़्यादा सोचना ही नहीं है ना, मैं उस पर काम ही नहीं करूँगा। वहाँ पे तो 10 ही सजेशन आ रहे हैं, और ना सर्च वॉल्यूम पता चली, ना डिफिकल्टी पता चली। वो चीज़ें नहीं। अब मैं यहाँ पे आगे पता लगा, तुक्के तो मार सकते हैं, जैसे एफ लगा लिया, ई लगा लिया, ए से लेके जेड तक आप सब लगा लो। सब लगा लेंगे, उसके हिसाब से जब एक अब फ्रेंडशिप लगा दिया, फ्रेंडशिप के बाद भी स्पेस दोगे ना, फिर कुछ आएगा। हाँ, फिर तो ऑन के बाद जितना भी है सब कुछ आपको मिल जाए तो क्या हो गया, बेस्ट ऑप्शन हो गया। अब देखो ये ना सारे मेरे को मिल गए, ये लो, ये सारे टॉपिक्स अब कितने दिखा रहे हैं यहाँ पे। मैं अगर व्यू ऑल कीवर्ड पे जाऊँ, मतलब सजेशन 330 दिखा रहा है और रिलेटेड में 276। तो मतलब कहीं ना कहीं बहुत सारे टॉपिक्स हमारे पास अब आ गए। कुछ ऐसे हैं जो मतलब बिल्कुल ही 10 सर्च वॉल्यूम वाले हैं, बट क्या है ना, ये जो ऐसे है ना, एक्सपोजिटरी, ऐसे और ये सब, इनके सर्चेज है ना इंडिया में इतने नहीं है। इनके सर्चेज कहाँ पे, यूनाइटेड स्टेट, क्योंकि मैंने इसी के अकॉर्डिंग मैंने मैप बनाया था, ठीक है। लोग वहाँ पे ना कुछ इस तरीके से सर्च करते हैं। सर इंडिया वाले बना रहे हैं ऐसे, और यूएस वाले सर्च कर रहे हैं, जबकि इंडिया वाले की नहीं मैम, यूएस में भी ऐसे सर्च होते हैं और वहाँ इंडिया में भी सर्च होते हैं, होते हैं, लेकिन हमारे दोनों countries में margin होते नहीं हैं। होता हमारी, क्योंकि उनका तो नेटिव लैंग्वेज ही जैसे इंग्लिश है, और यहाँ से हम कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे ना ग्रामर के टॉपिक्स के ज़्यादा सर्चेज नहीं है। वहाँ पे जो सर्चेज हैं वो कुछ इस ऐसे कॉम्प्लेक्स चीज़ों के हैं। अच्छा, जैसे अभी मेरी लिमिट ख़त्म हो गई है, तो मैं आपको दिखा देता
एक कीवर्ड है इज अ वर्ब, इज अ वर्ब। अच्छा। मतलब कुछ इस टाइप की क्वेरीज के वहाँ पे बहुत ज़्यादा सर्च है, 90,000 सर्च वॉल्यूम है महीने के। कितना? 90,000 सर्च वॉल्यूम एवरी मंथ ऐसे इस कीवर्ड का। मेरा क्वेश्चन थोड़ा ये था कि उनकी लैंग्वेज है इंग्लिश, हम्म वो मदर टंग, हम्म और हम इंडियंस कर रहे हैं काम हम्म उनके लिए एसईओ। हम्म वैसे तो योस्ट वगैरह सेटिस्फाई कर लेगा हमारे हाँ लिए, तो वो करने की बात नहीं है। एक तरह से मतलब एसईओ अगर योस्ट एसईओ तो हमारा हो जाएगा। है ना, तो ये चीज़ वो लगती है कि उनको हम ऑफर कर रहे हैं वो चीज़ जो उनकी है। हाँ बिल्कुल फिर भी मतलब हमें कॉन्फिडेंस आ जाना चाहिए कि हम बिल्कुल मैम, वो रिसर्च करते हैं ना, एक दिन का काम नहीं होता ना। हाँ। हम लोग ऐसा थोड़ी है कि सीधा डाल देंगे, नहीं। हम्म। हम लोग पूरा कॉम्पिटिटर एनालिसिस करते हैं, हर एक कीवर्ड फाइंड करते हैं, कीवर्ड के पीछे का कॉन्सेप्ट समझते हैं, फिर एससीआरपी पे रिजल्ट्स देखते हैं क्या आ रहे हैं वहाँ पे, मतलब लोगों को वहाँ पे क्या रिक्वायर्ड है। रिक्वायरमेंट के बाद वेबसाइट पे जा जाके देखते हैं क्या कंटेंट लिखा हुआ है, उसको पढ़ने के बाद फिर अपना क्रिएट करते हैं। ठीक है ना, मतलब ये ऐसे हो गया कि मैं आपसे पूछूं व्हाट इज़ कीवर्ड, ठीक है, आपने 10 जगह से, एक मिनट थोड़ा अर्जेंट है, एक मिनट। ठीक है, मतलब आपने जैसे 10 जगह से कीवर्ड रिसर्च कर ली और उसके बाद आप मेरे पास आओगे तो मे बी आपके पास ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नोट्स हो, है ना। ठीक है, एक जो चीज़ मैम आप कह रहे हो ना, ये ना मतलब बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है ये। आपने जैसे क्वेश्चन अभी करा ना, अब इसका आंसर बहुत लंबा चौड़ा है। अगर मैं आपको प्रूफ्स के साथ चीज़ें दिखाऊं तो कि हम यहाँ इंडिया में बैठ के हम लोग यूएस के लोगों के लिए कंटेंट बना रहे हैं और वो हमारे रिजल्ट से सेटिस्फाई हो रहे हैं, हाँ क्योंकि देखो है कि नहीं है। उनकी नेटिव लैंग्वेज उनका सब कुछ है, हम उनको इतना नहीं जानते। मेरी डॉटर यूएस में, हाँ। तो वो वहाँ पे ग्रेजुएशन कर रही है यूएस में। उसको इंग्लिश मतलब वो उनकी ऐसा तो चलता नहीं है हमारे जैसा गूगल टेप। वहाँ पे तो ये वहाँ तो यूनिवर्सिटी दिख जाता है उनको कि ये जगह सा भी कंटेंट कहीं से लिया हुआ है, तो वो वहाँ बहुत ज़्यादा इंग्लिश में भी इवन बहुत क्रिएटिव और बहुत ज़्यादा वो मांगते हैं ऑथेंटिसिटी। और नहीं मैम, मतलब क्या किस वे में वो क्या कर रहे हैं वहाँ पे? वो तो साइक कर रही है, साइकोलॉजी कर रही है। अच्छा, साइकोलॉजी, ह्यूमन साइकोलॉजी। हाँ, और बिजनेस में वहाँ तो मल्टीपल है, पता नहीं साथ में कैसे ले लेते हैं, अकाउंट्स भी ले लेते हैं, ये भी ले लेते हैं, खिचड़ी में। पर वो इंग्लिश से वो भी वहाँ डर जाती है क्योंकि इंग्लिश में इतनी राइटिंग है, एक्सेस राइटिंग है, और कुछ भी आप नहीं कर सकते। चैट अगर मतलब करना है तो बहुत ही चेंज करना है आपको, बस थोड़ा सा जिस्ट लेनी है। मैम वो बिलीव करते हैं पर्सनल एक्सपीरियंस पे। हाँ वो मैं वहाँ पे हाँ, मतलब क्रिटिकल व्यूज ज़्यादा देखे। क्रिटिकल नहीं, मतलब आपका थॉट जानना है। हाँ, वो अगर उसको पढ़ेंगे ना, वो पढ़ते ही बता देंगे दैट इज बुकिश लैंग्वेज और ये हाँ, जनरेटेड है। हाँ, ठीक है। वो तो है। एक होता है कि मैं खुद लिख रहा हूँ बैठ के, मैं लिख रहा हूँ कि मैंने अपनी वेबसाइट पे एक्सपोजिटरी ऐसे टारगेट करा है। एक मैंने लिख दिया कि वी हैव 5 टाइप्स ऑफ ऐसे एंड फर्स्ट वन इज एक्सपोजिटरी ऐसे, तो ये तो पता चल गया कि तो पूरी जो लैंग्वेज चलती आई है वही है। एक मैंने डाला कि आई वाज क्रिएटिंग माय वेबसाइट एंड आई गेट स्टक कि कितने टाइप्स के ऐसे होते हैं। फिर मैंने रिसर्च करी, पता लगाया एंड फिर मैंने अपनी वेबसाइट का मैप बनाया। सो 5 टाइप्स ऑफ ऐसे होते हैं, ये होते ही होते हैं। ठीक है, मैं आपको ये चीज़ बता रहा हूँ तो आप बिलीव कर सकते हो कि हाँ भाई, मतलब आफ्टर डूइंग ऑल द रिसर्च, कभी 15 टाइप, कभी 10 टाइप, कभी 7 टाइप देखने के बाद मैं एक मतलब आपको कह सकता हूँ कि येस वी हैव ओनली 4 टाइप्स ऑफ ऐसे। ठीक है ना, तो अब आप उस चीज़ पे ट्रस्ट कर सकते हो, आप बिलीव कर सकते हो, और ये जनरेटेड नहीं होगा, ये मेरा थॉट है। ठीक है, तो मतलब इस चीज़ के ऊपर कोई मानी जाती है, वहाँ पे वो चीज़ है। अब इसीलिए तो हमें रिसर्च करनी पड़ती है। वही तो मैंने ये पूछा, आपने कहा ना कि सर्चेस वहाँ से जा रहा है, और मेरे को ये पता है कि अगर वो सर्चेस करते भी होंगे, जैसे मेरी डॉटर वहाँ है वो करते होंगे, वो सिर्फ जिस्ट ही लेते होंगे क्योंकि अपना तो वो फिर भी उनको अपना ही मानना है। मैम वो भी चीज़ है, लेकिन पता है क्या, कई बार है ना कंटेंट ही अवेलेबल नहीं होता। मैं आपसे कहूँ कि ये देखो, इस कीवर्ड का सर्च वॉल्यूम कितना है? 10 है, और इसकी डिफ़िकल्टी क्या है? इसकी 5 डिफ़िकल्टी पता है क्यों है? क्योंकि इसमें ना कंपटीशन नहीं है। कंपटीशन मतलब लोग इसको दे ही नहीं रहे ज़्यादा, कोई मतलब लिख ही नहीं रहा। कोई दे ही नहीं रहा, लिख ही नहीं रहा। अब एक सबसे मेन चीज़ बताऊँ, यूएस में ना कंटेंट राइटिंग बहुत महंगी है। यूएस में ब्लॉगर्स बहुत कम है। यूएस में ब्लॉगिंग नहीं करते लोग। पता है क्यों?
क्योंकि ब्लॉगिंग में जितने एफर्ट डालते हैं ना, उससे ज़्यादा वो लोग वहाँ पे वैसे अर्न कर लेंगे। आप सोचो यूएस में कोई बंदा बैठ के $2000 कमा रहा है, उसके लिए वो क्या है? मैं उसके $1500 के खर्चे हैं महीने के। वहाँ तो कुछ नहीं है। अब मैं वही कह रहा हूँ, चिप्स नहीं खा सकते। $1500 महीने के खर्चे उसके ऐसे हैं कि भाई ये तो चाहिए। हमें तो अगर $1000 तो मैं $1000 तो रेंट है बिल्कुल छोटे से उसका। एक कमरा है उसमें ही, मतलब इनबिल्ट ही किचन बना दी, वॉशरूम बना दिया, खा ही नहीं सकते वहाँ। बहुत कॉस्टली है। और आप किसी रेस्टोरेंट में जाके बैठ गए ना, $600 की वो ड्रिंक्स लेके आते हैं ना, कैसे अफोर्डेबल होगी? खाना ही खाना हो स्टूडेंट से, ये बहुत बड़ा काम है। $100 के एक मतलब वो पैकेट्स आते हैं खाने के लिए, आप खा लो उसको, क्या कहोगे? मतलब हाँ, कुछ सस्ती चीज़ें भी होती है, $2-5 वाली। इंडिया जैसे तो कुछ नहीं है सस्ता वहाँ पे। मैम इंडिया में जो है उसका 20 टाइम्स हो जाता है यूएस में। हाँ। 20 टाइम एक्सपेंस, मतलब आप 1 लाख कमा रहे हो, आपको 20 लाख चाहिए। यहाँ आप 50,000 कमा रहे हो, 10 लाख आपको चाहिए, तब वो बराबर पड़ेगा। जीवन ऐसे ही है, मतलब तो या तो बहुत ऊंचे हो जाओ। अब क्या हो रहा है, जो ब्लॉगिंग कर रहे हैं ना लोग, वो इंडिया में ज़्यादा है। अच्छा। यहाँ पे हम लोग अपनी कीवर्ड रिसर्च करते हैं, हम लोग अपना एसईओ करते हैं, हम वेबसाइट बनाते हैं, हम वो टॉपिक्स फाइंड आउट करते हैं जिन पे कंपटीशन नहीं होता है। मेहनती भी है शायद। ठीक है मैम, पता है बात क्या है, हमारे लिए $2000 मोर देन इनफ है। अगर ब्लॉगिंग से कोई बंदा यहाँ पे बैठ के $1000 कमा रहा है ना, तो उसके लिए ऐसा हो जाता है वो 80,000 महीना भी, और क्या चाहिए? ऑनलाइन बैठ के एक कमरे में ब्लॉगिंग करके 80,000 रुपये महीना निकाल लिया, इससे ज़्यादा बड़ी बात और क्या होगी? लेकिन आप सोचो यूएस में रहने वाला बंदा ब्लॉगिंग कर रहा है और वो $1000 कमा रहा है, उसके लिए वो क्या है? कुछ ही नहीं है। तो वहाँ के लोग ये चीज़ करते ही नहीं है। इसलिए हमारे लिए कंटेंट राइटिंग का एक्सपेंस मैं आपको बताऊँ ना, वहाँ पे आवरली चार्ज होगा। हाँ, वो 1 घंटे का वो $100 $50 चार्ज करते हैं लिखने का, ठीक है? और इवन उससे भी ज़्यादा करते हैं। कुछ लोग वर्ड्स के अकॉर्डिंग काउंट करते हैं कि एवरी 10 वर्ड मैं आपसे $1 चार्ज करूँगा, मतलब 1000 वर्ड लिखे और $10 आपके हो गए। तो कुछ लोग वर्ड्स के अकॉर्डिंग भी चार्ज कर रहे हैं, लेकिन लिखेंगे अच्छा, सब कुछ बढ़िया होगा, यूएस के ही कंटेंट राइटर में सब कुछ होगा, बट उसमें उनका खर्चा नहीं निकलने वाला। सर ये टूल्स की हेल्प से एवरेज इंग्लिश नॉन पर्सन कर सकते हैं अच्छी ब्लॉगिंग? मैम टूल्स की हेल्प से तो कर लेंगे, लेकिन स्टिल आपको बहुत ज़्यादा रिसर्च करनी पड़ती है, तो होगा, क्रिएटिविटी डालनी पड़ेगी। क्रिएटिविटी एंड रिसर्च तो पार्ट के बिना तो मैं आपसे कहता हूँ कि इस पे कंपटीशन नहीं है। इस मतलब ये 3-5 सर्च वॉल्यूम कितना है 10 हर महीने का, साल का कितना हो गया? 120 का कह सकते हैं, इसका 120 का कह सकते हैं, ठीक है? अब ये ना बहुत छोटे छोटे से टॉपिक है, ठीक है ना? मतलब ये हो गया, ये कितने बड़े टॉपिक है, आपको एक्सपोज एस से लिखना है, ये एस से कितना होगा? कोई 10-15 हज़ार वर्ड का नहीं होता। ऐसे जो है नॉर्मली 300 से 500 वर्ड का होता है। हाँ, इन पे काम नहीं करना मैम, ये तो ज़ीरो है। लेकिन डिफिकल्टी लेवल क्यों दे रखा है? चाहे 4 ही दे रखे, जब है ही नहीं। नहीं मैम, वो कुछ तो होता है ना, ऐसा तो नहीं है ना आपने डाल दिया और आ गया। क्योंकि स्टिल वो वेबसाइट के clearly थोड़ा सा होता स्टिल है। वेबसाइट की अथॉरिटी चाहिए, गूगल के एल्गोरिदम से पास ऑन होना पड़ेगा, मतलब चीज़ें तो काम करेंगी ना एल्गोरिदम के अकॉर्डिंग। ये थोड़ी डिफिकल्टी, मतलब सर्च वॉल्यूम 0 है तो डिफिकल्टी 0 है, ऐसा नहीं होता। जीरो दिखा रखी है, लेकिन उनका थोड़ा बहुत भी दिखा रखा है डिफिकल्टी लेवल 4-5। अब ये देखो, जैसे मतलब ये कुछ कीवर्ड है, थोड़ा सा सर्च वॉल्यूम बढ़ाने की कंपटीशन यहाँ पे आ गया, ठीक है ना? अब मान लो इन 10-10 वाले को, जिनके 5-5 डिफिकल्टी है, आप इन सारे टॉपिक्स को काम कर लेते हो, ठीक है? 1000-1500 सर्च वॉल्यूम इन सब का टोटल हो जाता है, और आपको नहीं पता कि इनमें से कोई एक पर्टिकुलर हो सकता है किसी बड़े कीवर्ड के लिए रैंक करना स्टार्ट कर दे। एक मैम क्या होता है, कई बार हमें खुद नहीं पता होता कि हमारा ब्लॉग किसी बड़े कीवर्ड के लिए रैंक करेगा। मेरे साथ क्या हुआ, मैंने ना एक क्या कहना चाह रहे हो? ये देखो, बड़ा कीवर्ड मतलब सर्च वॉल्यूम में ज़्यादा होना। देखो आर्टिकल ए एंड द यूजेस, मैंने ना इसके ऊपर अपनी वेबसाइट पे कंटेंट डाल रखा है, आर्टिकल ए। हाँ अच्छा ठीक है। तो ये मेरा क्या है, इस पे ब्लॉग डाला हुआ है। इस कीवर्ड का आप सर्च वॉल्यूम देखोगे ना, आर्टिकल्स ए एंड द यूजेस, तो इसका सर्च वॉल्यूम है ना 50 है महीने का। कितना? 50 सर्च वॉल्यूम है महीने का। और मैंने इसको डाल दिया था कि जस्ट स्टार्टिंग और मेरे को रैंकिंग चाहिए, मैंने इसको उठा के डाल दिया, और ये जो ब्लॉग है ये रैंक हो गया आर्टिकल एग्जाम्पल्स के लिए, क्योंकि मैंने इसके अंदर जो एग्जाम्पल्स दिए थे ना वो
अच्छे थे, वो रेलिवेंट थे मतलब जैसे और लोगों की A नीड को and पूरा the कर रहे थे। जैसे आपका हेडिंग है हाँ। आर्टिकल ए एंड द यूजेस विद एग्जांपल्स, हाँ, क्योंकि आर्टिकल्स और एग्जांपल्स इस दोनों में keyword कवर है। हो रहे हैं, कवर हो रहे हैं। अच्छा। तो अब देखो कवर हो रहे हैं, इट्स नॉट अ मैटर। अब क्या होगा, मान लो कवर हो रहे हैं, गूगल ने रैंकिंग दी आर्टिकल एग्जाम्पल के लिए, अगर एग्जाम्पल मेरे यूज़र की नीड को फुलफिल नहीं करे तो मैं रैंक नहीं करूँगा। लेकिन अगर यू फुलफिल कर दिया तो क्या हो जाएगा, रैंकिंग आ जाएगी। भले आपका मेन ए एंड बिल्कुल। द पे फोकस था उस टाइम, हाँ, मेरा फोकस था ए एंड द यूजेस, बट हुआ क्या, आर्टिकल एग्जांपल पे फोकस था, गूगल सर्च वॉल्यूम में ज़्यादा वो था। अब इस पे सर्च वॉल्यूम ज़्यादा था, गूगल ने मेरे को चांस दिया और मेरा चांस लग गया, मेरी वेबसाइट रैंक कर गई। और ऐसा ही मेरे साथ हमेशा होता है, कंपटीशन कम होगा वैसे भी। ऐसा ही होता है। मैं आपको कुछ एग्जांपल दिखाता हूँ। जैसे परफॉर्म डीजी में ही मैंने ऐसे बहुत सारे ब्लॉग्स में कर किया कि मैं टारगेट कुछ कर रहा हूँ और रैंक किसी और पे हो रहा है। मैं आपको कीवर्ड्स दिखाता हूँ, देखो ऐसे भी हो जाता है। ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, ऐसे भी नहीं होता है, ऐसे बहुत ज़्यादा होता है, ऐसा ही होता है। आप टारगेट कुछ करोगे और वो स्टिल किसी और के लिए रैंक करेगा और वहाँ से आपको जो बेनिफिट मिलेगा वो कभी और नहीं मिला होगा। देखो मेरे पास है ना कीवर्ड है डायलॉग राइटिंग, मैंने कभी इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करा। मेरा टारगेट कीवर्ड था डायलॉग राइटिंग इन इंग्लिश, जिसका सर्च वॉल्यूम 1500 है, और ये रैंक कर गया किसके लिए, डायलॉग राइटिंग टॉपिक्स के लिए। ठीक है, और ये इंप्रेशन है, ये क्लिक्स है। ठीक है, फिर मैं नीचे आता हूँ, इसको लास्ट 16 मंथ कर लेते हैं क्योंकि वेबसाइट का ट्रैफिक ना डाउन चला गया था तो उसकी वजह से स्टैट्स कम हो गए। 16 मंथ में ना अच्छा डाटा मिल जाएगा देखने को। ये देखो अब ये डाटा आ गया ना पूरा चढ़ा हुआ। ठीक है, अब देखो डायलॉग राइटिंग टॉपिक्स 41,000 इंप्रेशन इन लास्ट 16 मंथ। मैंने कभी इस कीवर्ड को टारगेट नहीं करा। ठीक है, अच्छा फिर एक और जो मैं आपको बता रहा था, आर्टिकल वाला था ना। हाँ, पेजेस में चलते हैं, ए एंड द यूजेस। ये क्या है मेरे पास, आप देख सकते हो इन लास्ट 16 मंथ मेरे को 1 मिलियन से ज़्यादा इंप्रेशन पड़े हैं। यहाँ पे 1 मिलियन लोगों से ज़्यादा इंप्रेशन, 27,000 लोग वेबसाइट पे आए हैं। ठीक है, और अभी तो ये लाइक पूरा डेड हो गया है, आप देख सकते हो, बट इस पर अच्छा खासा ट्रैफिक था। और नीचे आने के बाद मैं आपको क्वेरीज दिखाऊँ ना, इस तरह से बिल्कुल डेड होने का क्या वो है? मैं गूगल का एक अपडेट आ गया था बेसिकली। ठीक है ना, इसमें मतलब मैंने बुक्स की हेल्प ले रखी है, मैं सच बताऊँ तो। और जो अभी चैट जीपीटी ने कोराक्रम मचाया है तो उसकी वजह से फिर गूगल ने अपने एल्गोरिदम चेंज करे। ग्राफ को ही समझने की कोशिश करो। हाँ, ये गूगल ने अपने एल्गोरिदम चेंज करे और फिर हमारी वेबसाइट मतलब लपेटी गई। डाउन हो गया तो इसका मतलब पहले था, अभी कुछ एल्गोरिथम की वजह से नहीं। हाँ, अभी चेंजेस आ गए हैं। ठीक है ना, मैं ये नहीं कहूँगा कि मैंने पूरा ही सब कुछ ही वाइट एड करा है, मैंने स्टिल बुक्स की हेल्प ली है। मेरा कंटेंट हो सकता है 20-40% कॉपी हो। ठीक है ना, दैट्स वाई अब जब से ये एआई आया है तो गूगल ने एल्गोरिदम को अपडेट करा कि वो बिल्कुल पकड़ ले उन चीज़ों को जो कहीं से उठाई गई हैं, तो मेरा कंटेंट अब पकड़ा गया है। ठीक है, दूसरा एक और अपडेट आया, मेरा ऐसा मानना है कि ऐसा हुआ है, बट एक और अपडेट आया। अपडेट एक और ये आया है कि जो पीडीएफ वाला कंटेंट है वो मतलब पीडीएफ को ही प्रायोरिटी देंगे, अब कंटेंट को उतनी प्रायोरिटी नहीं देंगे। ठीक है, अब क्या हुआ, मैंने अपने हर ब्लॉग की पीडीएफ बना रखी है, मेरी पीडीएफ रैंक करना स्टार्ट हो गई। क्या हुआ, पीडीएफ डायरेक्ट रैंक करना स्टार्ट हो गई, मेरे जो ब्लॉग थे वो हट गए रैंकिंग से। अब क्या हुआ, पीडीएफ हर बार यूज़र की नीड नहीं होती, तो क्या हुआ, पीडीएफ भी रैंकिंग से हट गई, ब्लॉग भी हट गया, दोनों डेड हो गए। ट्रैफिक क्या हो गया, डाउन हो गया, ये हुआ। अब ये जो मैं आपको दिखा रहा हूँ इसको मैंने टारगेट किसके लिए करा था, ए आर्टिकल्स एंड द यूजेस, बट मैं आपको दिखाऊँ कि सबसे ज़्यादा देखो इम्प्रेशन ये क्या है। एग्जांपल में जाइए। देखो यहाँ पे 2 वर्ड है, एग्जाम्पल, एग्जाम्पल्स, हाँ, दो तरह के कीवर्ड्स हैं। दोनों टाइप के मतलब वर्ड। वो 70 हो गया समझो, 70। आप ये सोच लो 70,000 44 कहाँ से मेरे को मिल गया, यहाँ से मिल गया। 75। ठीक है, और फिर हाउ टू यूज़ आर्टिकल्स एंड द पीडीएफ, इसमें तो कम है।
यहाँ पे भी हम क्या हो गए, मैंने कभी इस वर्ड को टारगेट नहीं करा, लेकिन जो मेरी सब हेडिंग्स होती है ना उसके अंदर मैं इनको हमेशा सेकेंडरी कीवर्ड लेके चलाऊँ। ब्लॉक के अंदर जो मेरी हेडिंग सब हेडिंग होती है मैं उनके अंदर इनको हमेशा टारगेट करता हूँ। एक पेज को हम एक ही प्राइमरी कीवर्ड के लिए टारगेट करते हैं, फिर उसके अंदर सेकेंडरी कीवर्ड डालते हैं, ठीक है। बट जब रैंकिंग की बात आती है ना, ये देखो एक ही पेज अभी है, यहाँ पे यूआरएल आप देख सकते हो, ये वाला पेज कितने कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है मैं आपको एक्सपोर्ट करके दिखाऊं गूगल शीट पे कि ये कितने क्वेरीज के लिए रैंक कर रहा है। तो हज़ारों क्वेरीज होती है हमारे पास जिसके लिए ये सिंगल पेज रैंक कर रहे हैं। ये देखो वो अकेला कीवर्ड वो अकेला पेज इन सारे कीवर्ड्स के लिए रैंक कर रहा है, इन सारे कीवर्ड्स के लिए। हाँ कि लोग ये सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं, ये उनका सर्च वॉल्यूम इधर लिखा हुआ है, यहाँ पे इम्प्रेशन है, ये क्लिक्स है, ऐसे है। ये देखो क्या क्या लोग सर्च करके आ रहे हैं। वो आप वैसे बताया हमारी वेबसाइट पे जो आया उस पेज से पर्टिकुलर उन सब का डाटा इधर कितने कीवर्ड्स हैं। जैसे जैसे टाइम जाता है ना, एक चीज़ बता देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल से जब आप कोई डाटा एक्सपोर्ट करते हो, आफ्टर एक्सपोर्टिंग डाटा गूगल सर्च कंसोल से 1000 क्वेरीज मतलब 1000 से ज़्यादा वो कीवर्ड नहीं दिखाएगा। हो सकता है इसके बाद भी 2-2 इंप्रेशन आ रहा है, ऐसे भी होंगे जिसपे एक ही इंप्रेशन आया, होंगे नहीं होंगे, ठीक है। फिर ये अलग अलग कीवर्ड जो लोग सर्च करके हमारी वेबसाइट पे आ रहे हैं। अब आप देखो ना कि 100 इंप्रेशन, इतने इतने इंप्रेशन बढ़ रहे हैं पिस्टल, 32,000, 17,000, 10,000, 18,000। यहाँ से मेरे को आइडिया लग जाता है कि किस कीवर्ड के ऊपर काम किया जा सकता है, किस कीवर्ड के ऊपर और काम करना बेस्ट है, ठीक है ना। 13,000 सर्च वॉल्यूम, दूसरे कीवर्ड के लिए भी आइडिया लग गया ना। जैसे यहाँ तो आर्टिकल की बात थी, अब आप आर्टिकल से एग्जांपल की जाए एडजेक्टिव एग्जांपल्स कर दोगे, बिल्कुल, या जो भी एग्जांपल्स कर दोगे, तो मतलब इस तरह के लोग ज़्यादा सर्च कर रहे हैं। यस, ठीक है। तो जो मैं अभी आपको दिखा रहा था ना, ये 10-10 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स, यहाँ पे इनको कवर कर अगर इनको आप सबको कवर कर दोगे ना, तो इनमें से कोई ना कोई ब्लॉग आपका भागेगा, जरूर भागेगा। भले ही आपने 10 टारगेट करा है, बट हो सकता है किसी क्वेरी के लिए वो रैंक कर जाए। तो आप एन कम डिफिकल्टी वालों को टारगेट करो और कुछ ना कुछ उनमें से ज़रूर रैंक करेगा, क्योंकि एक तो कंपटीशन वैसे बिल्कुल कंपटीशन है नहीं। आप डालोगे वैसे ही महीने भर के अंदर आपकी रैंकिंग आ जानी है, हफ्ते भर के अंदर रैंकिंग आ जानी है। आपकी वेबसाइट पुरानी है तो आपकी रैंकिंग जल्दी आएगी, अगर नई वेबसाइट है तो थोड़ा टाइम लग सकता है। तो उसको जेन्युइन समझने में गूगल को टाइम लगेगा। बिल्कुल, ठीक है। अब क्या हुआ, मैंने ना ये सारे निकाल लिए, एक्सपोजिटरी ऐसे, फिर नैरेटिव ऐसे, ऑन ये मतलब जितने भी मेरे को ऑन करके मिले ना, मैंने सब के सब निकाल लिए। और निकालने के बाद मैंने एक एक्सेल शीट बना ली, ठीक है। एक्सेल शीट जब मैंने बनाई तो उसमें ना ऐसे अलग अलग कॉलम्स बना दिए, यहीं से वो हो जाते हैं ना, एक्सपोर्ट हो जाते हैं। हमारे पास ऑप्शन होता है इधर एक्सपोर्ट टू CSV, ठीक है। क्योंकि इन चीज़ों का टूल्स का पता नहीं है ना यूज़ करने। यस, अब मैं आपको अगर दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये क्या है हमारे पास, नैरेटिव ऐसे के सारे कीवर्ड्स, ठीक है। फिर मेरे पास डिस्क्रिप्टिव ऐसे के सारे कीवर्ड्स, फिर एक्सपोजिटरी ऐसे के सारे कीवर्ड्स, फिर आर्गुमेंटेटिव ऐसे के सारे कीवर्ड्स। मतलब आपके पास डाटा है कि कितने ऐसे आपके लिखे जाएंगे। ऑन, आर्गुमेंटेटिव से ऑन। अब जितने भी मेरे को ऑन वाले मिले ना, मैंने ना वो सारे निकाल लिए, मैंने कुछ नहीं छोड़ा। तो ये क्या बन गया, मेरा कीवर्ड का मैप बन गया। अब मैं जब खाली हो गया था ना, मैं बैठा हुआ था कि अब मैं आगे क्या करूं, अब मेरे को क्या मिल गया। सर तो आपके इतने ऐसे होंगे ना, 300-400। मेरे को यहाँ से मिल गया अब कितने का डाटा, 317। 311 आ रहे हैं, ऊपर का आप कुछ हटा दो, ठीक है ना। तो 310 तो मेरे पास है ही, एक रो इसको हटा दी। मतलब आपके पास 310 कंटेंट आइडिया। है। अब मेरे कितने महीने का काम है, मैं अगर हर रोज एक ब्लॉग भी डाल रहा हूँ, एक साल, 365 दिन होते साल में। एक साल का तो आपके पास कंटेंट। अब मेरे पास एक साल तक की मेरे पास ऑलरेडी मेरी प्लानिंग है, मेरे को क्या करना है, ठीक है। लेकिन क्या ये प्लानिंग वर्थ इट है, क्या एक साल देने के बाद, मतलब एक साल दूँ मैं इस चीज़ के ऊपर, तो उसके बाद मेरे को तो रिटर्न मिल जाएगा। कुछ तो क्लियर किया ना, मैं किसमें से
बिल्कुल कुछ रैंक करेंगे, बट क्या उतना रिस्पॉन्स आएगा, क्या उतनी इनकम आएगी? 50-50 भी लो मान लो, हम्म, 150 पैराग्राफ अच्छे हों, आपके 150 एवरेज हो। 300 है कीवर्ड्स, ठीक है, और इसमें से मतलब ऐसे ऐसे भी हैं जिन पे 1000-1500 का भी सर्च वॉल्यूम है, हाँ, ठीक है ना, तो वो रैंक करेंगे। ऑनलाइन अब एवरेज हम ले रहे हैं कि चलो हमारे मेरे 100-150 अच्छे जा रहे हैं, तो फिर कितना उससे क्या इनकम? बतेरा हो जाएगा। अब देखो मैं आप लोगों को कुछ दिखाता हूँ, मैंने इनको टारगेट कर दिया, और ये आप जो देख रहे हो ना, ये क्या है, असाइन टू, इसका मतलब क्या है, दीज आर द कंटेंट राइटर जो मैंने हायर करे इनके लिए। अब मुझे पता है कि 300 पैसे मतलब 300 है मेरे पास, मैं देरी क्यों करूँ? मुझे पता है ना, इस ये मेरे लिए बेनिफिट की डील है, मुझे पता है इससे इनकम होगी, मुझे पता है फ्यूचर में चलता जाएगा, मैं इसको जल्दी ख़त्म करूँगा। ये सारे राइटर आप देख रहे हो ना, ये मैंने अलग अलग राइटर हायर करे, एक जने ने मान लो 2-4 लिख दिए। इनके साथ मीटिंग रखी, इनको बताया कैसे करना है काम, उठा के कंटेंट डाल दिए, ठीक है। कुछ महीनों में, 2-3 महीनों में ये सारा कंटेंट हमने क्या कर दिया, ख़त्म कर दिया। हमने डेली के 3-3 4-4 ब्लॉग डालना क्या कर दिया, स्टार्ट कर दिया, ठीक है। अब रिजल्ट आया या नहीं आया, मेन चीज़ कहाँ पे आ गई, रिजल्ट आया या? सर कब तक ऊबर दिखाता रहता है, आउटडेटेड नहीं करता एक चीज़ को? मैम वो डेट अपडेटेड होती रहती है, वो हर 6 महीने में, 3 महीने में उसको, पता ही होगा ना। हाँ बिल्कुल, घटता है सर्च वॉल्यूम तो घटता भी है, बढ़ता है तो बढ़ता भी है। कुछ कुछ कीवर्ड थे जो पहले मैंने टारगेट करे थे उनका घट गया, कुछ एक जिनका बढ़ गया, ऐसा होता रहता है। मतलब साल साल भर में अपडेट होता है, हर दूसरे तीसरे महीने नहीं होता। कुछ कुछ टूल्स है जो आगे लिख के दिखा देते हैं कि हाँ हमने अभी अपडेट करा है या कब अपडेट करा है, ठीक है। अब ये सर्च कंसोल है, इस सर्च कंसोल में मैं आपको कंट्री में दिखाऊं, कंट्री में जाने के बाद मैं यूनाइटेड स्टेट के अकॉर्डिंग मैंने टारगेट करा था किसको, जो मेरा आर्गुमेंटेटिव ऐसे वाला कॉन्सेप्ट था, ठीक है। अब इसमें मैं अगर आपको दिखाऊं लास्ट 16 मंथ का, तो देखो पेजेस में मैं आता हूँ, वो पेजेस जो यूनाइटेड स्टेट में रैंक कर रहे हैं पिछले 16 महीनों में। अब देखो ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, 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 ये कौन सी चीज़ें रैंक कर रही हैं, एक बार बताओ। ये सारी वही रैंक कर रही है ना। और अगर मैं आपको और ज़्यादा दिखाऊँ 100 पेजेस, तो देखो आर्ग्यूमेंटेटिव, ये डायलॉग वाला है, ये आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, वहीं का यूएस के हैं सारे, मतलब ये नहीं, ये मैंने फिल्टर ही लगा दिया कि मेरे को सारे यूएस वाली चाहिए। ये सारे पेजेस अब मेरे कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, कहाँ पे रैंक कर रहे हैं, एक्सपोजिटरी, डिस्क्रिप्टिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव, आर्ग्यूमेंटेटिव। अब आप समझ जाओ कि रैंक होती है इंग्लिश का फील्ड या नहीं होती है। हाँ, और आपको पता चल गया कि यूएस वाले चाहे खुद इंग्लिश के नेटिव लैंग्वेज है, फिर भी मतलब नई चीज नहीं है उनके पास ये सब। नहीं, अच्छा अब एक चीज़ देखो, पिछले 16 महीनों में ट्रैफिक कितना आया, 25,000 कितना आया, 25,000 क्लिक, मतलब मेरी वेबसाइट पे 25,000 विजिटर एटलीस्ट आए होंगे, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट करते हैं इनकम से, कि इससे इनकम कितनी हुई, कितना दिया ये कैसे पता लगता है? ड्यूरेशन, डोनेशन, ड्यूरेशन टाइम, ड्यूरेशन, टाइम किस चीज़ में, अगर वो आए हैं, उन्होंने पूरा उसको रिव्यू किया है या थोड़ा सा चले गए वापस? वो तो एनालिटिक्स में हमारे पास डाटा होता है सारा। अच्छा अच्छा। बट उससे पहले हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि जो 25,000 विजिटर्स है उससे कितनी इनकम होने के चांसेस है। मैं आपको बता दूं कि जैसे 1400 पेज व्यूज़ पे कितने डॉलर बन गए, ये 10-11 कितने डॉलर बने हैं, 10.5। $10 बने हैं 1400 पेज व्यूज़ पे, अच्छा, ठीक है। अब आप ये देखो 25,000 पे कितने बन जाएंगे, एक एवरेज निकाल लें, कैलकुलेटर, ठीक है। तो मतलब हम कह सकते हैं 1400 पेज व्यूज़ पे मेरे कितने डॉलर बने, $10 बने हैं, ठीक है। तो 10 पॉइंट कितना डॉलर थे यहाँ पे, 10.44 $। अब इसको किस तरीके से हम कैलकुलेट करेंगे कि 10 है, अब मेरे पास मान लो 10 है, ठीक है, गुना में ये मैंने फिर से सेम कर दिया,
सो मतलब यही है कि कहीं ना कहीं 140 1400 पेजेस पे 14, अरे यार हम 1400 पे गलत कर 10 रहे हैं डॉलर है कैलकुलेट, ना। हाँ $10 है 1400 पेजेस पे। और मतलब ठीक है 1400 हाँ। क्लिक्स कह सकते हैं, क्लिक्स पे ना सर, पेजेस मतलब क्लिक्स पे ना, हाँ 1400 पेज व्यूज़ थे। व्यूज ठीक है या हाँ। पचास और $10 की हमारी इनकम थी। तो $0.71, कितना? $0.71 पर 100 पेज व्यूज़ इनकम है। क्या है? पर 100 पर 100 पेज व्यूज़ इनकम है। इसको तो 2500 से मल्टीप्लाई अब ये मैं 25,000 से, कितना? 100 था ना, इसीलिए हाँ 2500 से 2500 से कर देते हैं क्योंकि 25,000 हमारा वो था। तो इससे हमारी कितनी इनकम होगी भाई? मतलब $1785। ठीक है। $1800 के करीब है। अब ये हमारा हो गया $1785, जो कि हो जाता है 1.5 लाख। कितना हो जाता है? अब ये इनकम यहाँ से कितनी जनरेट होगी? 1.5 लाख की इनकम जनरेट होगी। ठीक है, मतलब 1 साल से पहले हमने इसको ख़त्म कर दिया, पिछले 16 महीनों में हमने इसको निकाल लिया भाई 1.5 लाख। क्रिएटिविटी है, ये जो कंटेंट लिख रहा है हाँ वो बस इससे प्लगइन, ये जो प्लगइन्स डालेंगे उससे वो हो जाएगा कि ये डेफिनेटली श्योरिटी उसी से तो मैंने करा है। हाँ। मैंने क्या करा, मैंने टूल्स वूल्स से तो करा है। मैंने टूल से करा है। इवन मैंने तो खुद भी ब्लॉग नहीं डाले थे। मैंने ब्लॉग नहीं डाले, मैंने 150 ब्लॉग डाले थे शुरू में, उसके बाद नहीं डाले मैंने। मैं तो डलवाता है उसके बाद। हाँ फिर मैंने टीम रखना स्टार्ट कर दिया, समझ आ गया था कि भाई कैसे काम कर रही हैं चीज़ें, और फिर मैंने काम करने के लिए लोगों को रखा और काम कराया। तो जैसे आपने बताया कि इंग्लिश का चलो आपका वैसे ही स्टार्ट था, जर्नल स्टार्ट था, लेकिन आगे आगे इसमें आपको स्कोप मिलता गया, अपने आप बढ़ता गया। हाँ ऐसे ही हमें कैसे किसी भी पता चीज़ चलेगा कि में। यूएस क्या चीज़ कर रहा है, मतलब आप पहले टॉपिक सिलेक्ट करोगे, अच्छा ठीक है, टॉपिक के बाद आप देखो उस टॉपिक में यूएस में क्या होता है, अच्छा उस चीज़ के ऊपर काम करो। हाँ कंट्री वंट्री चेंज करके उस चीज़ के ऊपर काम करो। ठीक है, तो कीवर्ड मैप आपको समझ आया कि कीवर्ड मैप तो यही हो गया कि आपने अब word ढूंढो। टाइप्स काइंड्स ले लिए, अगर आपको एक कीवर्ड दिमाग में है उसको कैसे आपने आगे उसका Explore tree बनाना करना है, बिल्कुल। tree के हिसाब से चलते जाना है। फिर वो अगर डेफिनेट है तो फिर उसकी कैटेगरी में आप डालते जाओगे। बस ये हो गया माइंड बिल्कुल। कीवर्ड मैपिंग, यही हो गया ना। ठीक है, अब बात आती है कीवर्ड अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। ये क्या है? बात तो वैसे ही लग रही है। इसमें क्या होता है देखो, अब मेरे माइंड में कीवर्ड है एसे राइटिंग, ठीक है, लेकिन इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें, इसके अंदर सब कैटेगरीज भी आती है। तो मेरे को अपनी सब कैटेगरीज के लिए रिसर्च करना है। क्या करना है? राइटिंग में क्या सब कैटेगरी आएगी? मैम आर्गुमेंटेटिव उसकी एक सब कैटेगरी बनेगी। वो तो फिर हम उस मैपिंग में भी तो टाइप्स और काइंड्स के हिसाब से नहीं मैपिंग तो बना रहे हैं। मैंने मैप क्या बनाया? मैंने मैप बनाया ऐसे के अंदर नैरेटिव और उसके अंदर फिर उसके टाइप्स जो भी यहाँ पे एंड होगी चीज़ें, ये एंड होगी ना। हाँ अब आप एक चीज़ बताओ कि ये एक कैटेगरी होगी, ऐसे बनी सेकंड वाली भी कैटेगरी होगी, हाँ जो एंड हो रहा है वो पोस्ट होगी, वो पोस्ट होगी। वो पोस्ट होगी। अच्छा तो एसे और नरेटिव दोनों हमारी क्या है? कैटेगरीज हैं। क्या है? हाँ कैटेगरी। तो ये है कीवर्ड। नैरेटिव उसको एक सेंस में सब कैटेगरी कहते हैं ना। बिल्कुल, नरेटिव जो है वो सब कैटेगरी है तो कैटेगरी ही। लेकिन जब हमने माल डाल दिया, पोस्ट डाल दी, तो वो तो समाप्ति होगी ना। पोस्ट ये कह रहे हैं ना, लास्ट वाली ये हो जाएगी हमारी पोस्ट। अब इसमें ना जितनी भी सब कैटेगरीज होती है वो सारी फाइंड आउट करनी होती है। मतलब मैं अगर कोई वेबसाइट बनाने जा रहा हूँ, मुझे अपनी कैटेगरी और सब कैटेगरी ये सब पता होना चाहिए। आपको 4 कैटेगरी सब कैटेगरी हुई ना फिर आपके हिसाब से? अभी हमारी पास सब कैटेगरीज 4 ही है। 4 है ना। हाँ, ठीक है। और उनके अंडर में कोई सब कैटेगरी नहीं आ रही है क्योंकि हम डायरेक्ट फिर वो टॉपिक्स डाल रहे हैं। हाँ। लेकिन हो सकता है कि उसके अंडर में भी कुछ ना कुछ बन जाए। अब मान लो फ्रेंड, नरेटिव एसे फ्रेंड के ऊपर ही कुछ और 4 टॉपिक होते तो फ्रेंड की भी एक सब कैटेगरी बन जाती, क्योंकि उसमें भी अब और टॉपिक्स उसके अंदर अंदर आते जा रहे हैं। जब तक उसके अंदर चीज़ें आती जाएंगी तब तक हम कैटेगरी बनाते जाएंगे। वो कैसे? वही ओल्ड एज फ्रेंड्स, ठीक है, न्यू फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, बेस्ट फ्रेंड्स, ठीक है। तो अब ये क्या हो गया? 4-5 बना दिए
आगे अगर मेरे किसी कैटेगरी के अंदर 5 to 7 या 15 ब्लॉग्स तक आ सकते हैं, मतलब कुछ लोग हैं जो कहते हैं कि एटलीस्ट 15 ब्लॉग होने चाहिए एक सब कैटेगरी के अंदर, ठीक है, तब वो कैटेगरी बनेगी। अगर आपके इतने ब्लॉग्स नहीं आ रहे तो आप उसको कैटेगरी नहीं बनाओगे, आप जो उससे ऊपर वाली होगी वो इसी को ही मेन कैटेगरी रखोगे। ये कैसे होगा देखो, ये बायजू से जैसे ये स्टडी मटेरियल इसकी क्या है, एक ये कैटेगरी है, बट स्टिल इसका पेज भी है। आप अगर मतलब स्टडी मटेरियल के पेज पे जाओगे तो हो सकता है कि इसका एक ये पेज भी हो, बट इसने बना नहीं रखा। चलो छोड़ो, एनसीईआरटी सॉल्यूशन ये क्या है इसकी है, बट एनसीईआरटी सॉल्यूशन का स्टिल एक पेज भी है। क्या है, स्टिल एक पेज भी है। हेलो, अभी मैं क्लास में हूँ, ठीक है, मैं थोड़ी देर में कॉल करता हूँ। यस ठीक है। जो ये पेज है इस तरह का, उसको हाँ। तो एक जनरल इन्फॉर्मेशन है, क्योंकि इस पेज में और क्या करेंगे? ये जो है ना, ये कैटेगरी का ही पेज है मैम। क्योंकि देखो उसमें लिखा हुआ है पेज को भी क्या करना है, जो उसके अंदर अंदर आने वाली चीज़ें हैं ना, उस पेज में वो सारी चीज़ें एक तरीके से डिज़ाइन करनी है, ठीक है। जैसे मैं अगर एक्सप्लेन करूँ इसको तो एनसीईआरटी सॉल्यूशन में क्या आ रहा है, ये सब आ रहा है, क्या आ रहा है, तो ये सब आ ये रहा है, सब डाल रखा है। ठीक है। तो पेज जो बनेगा ना, उसको पेज को भी इसी वे में आपको डालना पड़ेगा, ठीक है। जैसे 11th 10th 9th, और यहाँ पे क्या था, देखा जाए तो ये स्टूडेंट के हिसाब से इंफॉर्मेटिव तो नहीं है, लेकिन एक नहीं, आपको informative इंडेक्स है। इंडेक्स दे रहा है सर, ये एक तरह से इंडेक्सिंग ही तो दे रहा है। मैम अगर आप ये कीवर्ड डाल रहे हो तो यहाँ पे इंडेक्स ही तो चाहिए होगा, आपने बताया थोड़ी कहाँ पे जाना है। हाँ, आप चाहते ही हो तो आपको यही मिलेगा ना। क्या ये कंटेंट रेलिवेंट नहीं है, क्योंकि आपने डाला ही है गूगल पे। अब इसमें से जो चाहिए होगा उसके अकॉर्डिंग जाके देख लेगा, ठीक है। हाँ, इस वजह से आ तो रहे हैं, इस पेज पे आके दूसरे पेज पे जा रहे हैं। बिल्कुल। अब देखो, मुझे पता है एनसीईआरटी एक बहुत वास्ट टर्म है, इसके अंदर 10 चीज़ें आती हैं, तो मैंने क्या करा, इसको एक कैटेगरी बना दिया। मुझे पता है क्लास 12th में भी 10 चीज़ें आती हैं, इसको भी क्या बना दिया एक। सब कैटेगरी का आगे सब सब कैटेगरी। अब मुझे पता है इसमें भी 10 चीज़ें आती हैं, हाँ, ठीक है, लेकिन इसमें 10 ही आती है, 15 नहीं आती। मैंने क्या कहा, 10 ही आती है, मान लो 15 नहीं आती। 10 ही आती है, 15 नहीं आती। हमारा ये मानना है कि एक कैटेगरी के अंदर एटलीस्ट 15 ब्लॉग आपके होने जो चाहिए, एसईओ पॉइंट ऑफ व्यू से। मतलब एक कैटेगरी बना दी एक ब्लॉग के लिए, किसी काम का खाली पड़ी है, आप बनाओ, आप डायरेक्ट ही बना लो, इससे अच्छा तो ब्लॉग ही बना लो। कैटेगरी बनाई क्यों रहे हो जब एक ही कैटेगरी में एक ही ब्लॉग है। तो 15 ब्लॉग बना रहे हो, इट मीन्स कि हाँ मतलब थोड़ी बड़ी कैटेगरी है, यहाँ पे टॉपिक बतेरा है हमारे पास, फिर आप उसको बनाओ। अब यहाँ पे देखो, क्लास 12th एनसीईआरटी सॉल्यूशन में फिजिक्स का कोई इसने सब कैटेगरी, इसकी भी कोई कैटेगरी नहीं बनाई, ठीक है ना, लेकिन इसका एक मास्टर पेज बना रखा है। बना तो सकता था चैप्टर्स को, बना सकता था, बिल्कुल बना सकता था। क्योंकि फिजिक्स में ये देखो, में अगर 15 चैप्टर है मान लो, ये कितने हैं, हाँ, जितने में 14 चैप्टर है, 14 कितने चैप्टर हो गए, 14 चैप्टर हो सकता है इसने बना रखी हो, लेकिन अभी देखने से हमें पता नहीं चल रहा। हाँ ये तो होगा ही। अब इस पे क्लिक करेंगे, मुझे लगता है आगे आगे जाएगा। बना दिया ना, स्टेप बना दिए ना इसने। तो अब क्या है, ये भी मेरी क्या बन जाएगी एक, सर इसने फिर मेन्यू में कुछ शो नहीं किया, मेन्यू में उसने शो नहीं करा। लेकिन आगे ये भी इसकी क्या बन आप जाएगी, जाओगे किसी पे भी जाओगे तो नेचुरली वो खुलेगा बच्चे को। बना तो स्टेप ही है ना, मतलब अभी भी हम अगले स्टेप पे जा रहे हैं, एंड नहीं है। तो मतलब स्टिल ये क्या हो सकती है, कैटेगरी हो सकती है। इससे अगला वाला पार्ट जो कि एंड हो जाएगा, एक चैप्टर जो है, अब इसके आगे क्या, इसके आगे कुछ और, इसके आगे कुछ भी नहीं। तो ये मेरा क्या हो गया, डायरेक्ट अब पोस्ट हो बिल्कुल इसने लगाना हो ना, ये मेरी एक सब कैटेगरी। अगर इसने बिल्कुल लगाना हो ना एक कैटेगरी बना के, तो मैं वो तो फिर क्वेश्चन पे काम कर लो। वो ऐसे कर सकता है कि भाई अब मान लो नीट या जी एडवांस के हिसाब से, और फिजिक्स में भी वो हाँ चैप्टर वाइज भी मतलब इसमें वो डाल सकता हो है। गया एनसीईआरटी कवर कि बच्चे ने 12वीं के पेपर देने, दैट्स ऑल। हाँ। उसके बाद अगर ये चाहे कि जिन्होंने जेई का पेपर देना है उसके हिसाब से एक्स्ट्रा क्वेश्चन नीचे देख लो ना, अब जो आप कह रहे हो ना कि वो भी इससे रिलेटेड ही है। हाँ, क्योंकि इसी अब हमने एक वेबसाइट देखी थी मेक माई ट्रिप, हाँ, उसमें वो नीचे क्या कर रहा था, हाँ, उसने सारे कुछ कवर कर दिया, वो रिलेटेड दे रहा था। यही तो कॉन्सेप्ट होता है, हर वेबसाइट ही ऐसे काम करती है, जो कीवर्ड्स का मैप और कीवर्ड की जो कैटेगरी डिसाइड करने वाला इसके पास बहुत ज़्यादा part कंटेंट है, लेकिन वैसे देखा जाए तो इसका भी ये जो चीज़ है ना, ये इसीलिए बनाई जाती है अकॉर्डिंग टू कैटेगरी, अकॉर्डिंग टू जिसमें कैटेगरी Category। डिसाइड करते जाओ। इसमें ना आपको सिर्फ कैटेगरी अपनी डिफाइंड करनी है, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई कैटेगरी बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, कोई बहुत ज़्यादा ही वास्ट बना दी है, नहीं।
आपको देखना है कि किसको कितने पार्ट्स में डिवाइड करना है। ये हमारा क्या होगा, मैप अकॉर्डिंग टू कैटेगरी। इस कैटेगरी के अकॉर्डिंग अगर मैं आपको अपनी अनदर रिसर्च दिखाऊं करना है, आप क्या समझे? परफॉर्म डीजी का मैंने आपको जो दिखाया था अभी, आर्गुमेंटेटिव, नरेटिव, डिस्क्रिप्टिव, वो तो एक एक्सेल में सिंपल था, लेकिन ये ना बहुत ज़्यादा डाटा हो गया था। अब इसको एक्सेल में मैं बनाता ना, नीचे पता नहीं 10,000 तक लाइन चली जाती। ठीक है, दिस मैप इज अकॉर्डिंग टू इंडियन कीवर्ड्स। मैं आपको ये मैप अगर दिखाऊं कितना है, तो ये ऐसे चल रहा है अभी। इंडिया के हिसाब से यस, दिस इज अकॉर्डिंग टू इंडिया। ये कीवर्ड का मैप उसके कैसे कीवर्ड मैम बहुत होते हैं। ब्रांडेड शूज़, ठीक है, देखो टाइप्स ऑफ वुमेन, कलर के अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग शूज़ हो गया, ब्रांडेड के लिए अकॉर्डिंग, अदर ब्रांड्स के लिए हो गया, जो नई नई ब्रांड्स आती रहती है, तो ये ऐसे कंपेयर किए। फिर उसके बाद आ जाता है टेनिस स्पोर्ट्स शूज़, बैडमिंटन शूज़, रनिंग शूज़, ठीक है, ट्रैकिंग शूज़, वॉकिंग शूज़। ई कॉमर्स के हिसाब से दिखा रहे हैं? ये मैम ब्लॉग के पॉइंट ऑफ व्यू से, ये हमने ब्लॉग के अकॉर्डिंग निकाले हैं। ये हो सकते हैं ई कॉमर्स के लिए भी, बट हमने ब्लॉग के लिए अकॉर्डिंग हमने रिसर्च करी है। तभी मैंने हाँ। कहा, क्योंकि अदर वेबसाइट अब ये क्या है, बास्केटबॉल हो गया, वॉकिंग हो गया, बैडमिंटन, मतलब ये टाइप्स ऑफ पूमा जो ऑफर करता है, टाइप्स ऑफ एसिक्स जो ऑफर करता है, टाइप्स ऑफ नाइकी जो ऑफर करता है, मतलब ब्रांड्स भी कौन कौन से शूज़ को ऑफर करते हैं, ये उसके अकॉर्डिंग रिसर्च है। अच्छा, ये इंडिया के अकॉर्डिंग हो गया, यूएस के अकॉर्डिंग मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये किसके अकॉर्डिंग हो गया, ये देखो जो शूज़ होते हैं वो मैन, वुमेन और किड्स, 3 कैटेगरी में डिवाइडेड है। ये सिर्फ मैं आपको वुमेन का दिखा रहा हूँ, किसका, सिर्फ वुमेन का, इसमें मैन नहीं है कहीं पे भी, ठीक है। अब ये देखो वुमेन का यूएस के अकॉर्डिंग, आप देखो एक बार। कीवर्ड्स और शूज की वैरायटी है, कीवर्ड्स ही अलग अलग है मतलब। कीवर्ड ही सारे अलग अलग मैम, टाइप्स ही इतने, कैटेगरीज इतने, ब्रांड्स के अकॉर्डिंग, अनब्रांडेड, ठीक है। फिर जो ब्रांड्स टाइप्स दे रहे हैं उसके अकॉर्डिंग, कलर्स के अकॉर्डिंग, हर टाइप के कीवर्ड हमने निकाल रखे हैं। ये बेसिकली वेबसाइट की पूरी डीप प्लानिंग हम लोगों ने करी थी। तो ये मतलब ब्लॉगिंग के हिसाब से भी लोग सर्च करते हैं यस, पढ़ने के लिए कि क्या सीखना। देखो मैं इसको ब्लॉग की हेल्प से रैंक करा दूंगा, क्योंकि मेरा जो मैप है ना वो ज़्यादा वास्ट है, मतलब मेरे मैप में इतना दम है कि मैं इसको रैंक करा सकता हूँ। सर इतना मैटर, मतलब ये तो, इसमें क्या क्रिएटिविटी चाहिए कंटेंट लिखने में? मैम कंटेंट ऐसे नहीं लिखा जाएगा, इसमें ना आपको हर कैटेगरी के अकॉर्डिंग एक अलग रिसर्च करनी पड़ेगी। मतलब सिर्फ एक कंटेंट राइटर अगर इस पे काम करेगा तो बात नहीं बनेगी, क्या समझे? कंटेंट राइटर अगर काम करेगा तो बात नहीं बनेगी। एक एसईओ वाला बंदा, उसको एक पूरा सब हेडिंग्स, कितना कंटेंट कहाँ रिक्वायर्ड है, उसके अंदर इमेजेस कितनी आएंगी, उसके अंदर प्रोडक्ट्स कितने लगाने, उसके अंदर कहाँ पे स्लाइडर आएगा, वो चीज़ें एक एसईओ वाला बंदा डिफाइन करता है कि ऐसे ऐसे बनाएंगे क्योंकि कॉम्पिटिटर्स ने ऐसे किया हुआ है, ठीक है। मेक बाय ट्रिप को देखने के बाद हमें समझ आ गया कि फुटर में ऐसे लिंक्स के टेबल डालने हैं, हेडर ऐसा होना चाहिए, कार्ड्स ऐसे होने चाहिए। अदर वेबसाइट पे जा रहे हैं, सिंपल सिंपल सी वेबसाइट है, उनको कह रही है ये क्या रखा है, कुछ वैसा सा बनाना, तो हम वहाँ से सजेशन इसको दे सकते हैं कि आपकी वेबसाइट में ये फिल्टर्स की कमी है, इन्होंने लगा रखे हैं। आपकी वेबसाइट में जो आपने कार्ड्स दिए हुए उसमें डिज़ाइन में आप ये चीज़ और एड ऑन कर सकते हो क्योंकि इसका डिज़ाइन सा ऐसा है, ठीक है। सर्च में आपने ये 10 चीज़ें नहीं दी हुई, एक छोटी वेबसाइट को आप बता सकते हो, ठीक है ना। तो ऐसे ही हम लोग भी एक एसईओ में अपना बनाते हैं कि एक वेबसाइट जिस पे हम एसईओ करेंगे उसमें क्या कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर्स। कंटेंट के अलावा कितना उसको डेकोरेट कर सकते हैं? डेकोरेटिव पॉइंट ऑफ व्यू से, कंटेंट प्रेजेंटेशन स्टाइल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि ये ऐसा वाला Filters point of view से। लैंग्वेज तो है नहीं कि बच्चे को बिल्कुल। पढ़ना ही पढ़ना है। अब आप एक चीज़ सोचो, हम वुमेन शूज़ के लिए काम कर रहे हैं, ठीक है, मैन शूज़ पे जाएंगे तो नहीं मतलब अब वो हील चप्पल वाला कॉन्सेप्ट हट गया वहाँ मैं से। ये चीज़ सोच रही हूँ कि दिखने में एक पेज है वेबसाइट का, उस पर एक तो कंटेंट की डिजाइनिंग हाँ। कैसी आपने थीम ले रखी है, बिल्कुल। उसके बाद नेचर, लेडी, ये सब डाल के शूज, ये इस तरह से डालना कि ये समझने में ईजी हो समझने में और पता हो कि इस पे क्लिक करने के बाद नेक्स्ट स्टेप, फिर नेक्स्ट, सब क्लियर हो, एफिलिएट कर दो, एकदम क्लियर कट होना फिर चाहिए। एफिलिएट कर दो। एफिलिएट कर लो, एडसेंस कर लो, कुछ भी कर लो, आपके ऊपर है। अब बहुत सारा ट्रैफिक लेना है, एडसेंस करो। आपको सेल करना है उस प्रोडक्ट को, आपको बाय करवाना है लोगों से, तो एफिलिएट करो। आप दोनों में से कुछ भी कर सकते हो। हमारे पास ऑलमोस्ट सारे एफिलिएट थे शूज़ की कैटेगरी में, बट हमारे पास जो बंदा था ना वो अभी लाइक हम ई कॉमर्स में घुसना चाह रहे थे, तो अभी वो गया हुआ है शूज़ की तैयारी करने, मतलब ई कॉमर्स के लिए वो अलग अलग शॉप्स पे होलसेल, रिटेल, हर जगह जॉब कर रहा है अभी, ठीक है। अभी उसका कंप्लीट होने वाला है, उसको 1.5 साल से ज़्यादा हो गया है, और 1 साल काम करेगा, फिर उसका सब कुछ क्लियर हो जाएगा, सब डिफाइन हो जाएगा। मतलब लाएगा तो उन्हीं ब्रांड्स को ना, तो ब्रांड्स हैं मतलब ऑलरेडी। हमने ना पूरा ई कॉम का एक प्लान बनाया था, अच्छा। हम उसके अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं, ठीक है।
बट क्या हुआ ना कि एफिलिएट ब्लॉगिंग तो हम कर लेंगे, मेन चीज़ है कि हमें ई कॉम में उतरना था, क्योंकि जब तक ई कॉम में नहीं उतरेंगे ना एक बनेगा नहीं लेवल, ठीक है ना। ई कॉम में बहुत ज़्यादा खींचा जा सकता है। नया लाना पड़ेगा कुछ ई कॉम में हम नहीं, हम शूज़ लेके आए ना। नया। हाँ, हम आगरा गए, वहाँ से होलसेल में अपना अच्छा हाँ, वही ना, बल्क में उठा के लेके आए। चीज़ को लेना पड़ेगा ना, आपका हाँ, ब्रांड देने हम के क्वांटिटी लेके आए मैम वहाँ से, और उसको फिर मीशो पे और अमेजोन इन सब पे रख के हमने सेल वही करा। ना, मैंने कहा शायद दूसरे ब्रांड्स को, एक तो एफिलिएट होता है कि आप दूसरों को प्रमोट कर रहे हो। अनब्रांडेड शूज़ हम लेके आए बेसिकली, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें होती ठीक है, है। ऐसा नहीं है कि हम कुछ भी ला के सेल कर सकते हैं। क्वालिटी मिल जाती है मैम तो- जीएसटी चाहिए होता है, ट्रेडमार्क चाहिए होता है, ठीक है, कंपनी रजिस्टर चाहिए होती है, फिर जो आप ला रहे हो उस पर किसी टाइप का, किसी ब्रांड का लेबल नहीं होना चाहिए, प्लेन शूज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर आपकी ब्रांड है तो ठीक है, नहीं है तो फिर लेबल नहीं होना चाहिए, फिर आप बेच रहे हो फिर कॉम्पिटिटर्स के रेट, ठीक है। आप लेने जाओगे होलसेल वाला आपको उस रेट में नहीं देगा जो दूसरे बंदों को दे रहा है, आपको देगा 200 का, दूसरों को दे रहा है 150 का, ठीक है। फिर आप लेके आ रहे हो होलसेल में, अब 40 पीस आप इकट्ठे लेके आए हो, जिसमें से 3 पीस तो ख़राब ही निकलेंगे अंदर जब आप खोलने बैठोगे उनको, ठीक है। फिर मान लो 6 नंबर के 2 ही जूते आए हैं, कब 6 नंबर का सारा स्टॉक निकल गया, अब और कहाँ से लेके आओगे, 9 नंबर का निकल ही नहीं रहा है, वो पड़ा हुआ है स्टॉक। उनको पाइपलाइन और वो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से पूरा काम- जब करने जाते हैं ना बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, ठीक है। तो हमने माल उठाया, हमने ऑनलाइन बेचा और समझ आया कि चीज़ें चल सकती हैं, बट एक ऑफलाइन स्टोर भी होना ज़रूरी है, हम ऑनलाइन में सारी चीज़ें नहीं बेच सकते, ठीक है ना। हमारे पास जो ऑनलाइन से ऑर्डर रिटर्न आ रहे हैं, कुछ हो रहा है, उसको हम ऑफलाइन में निकाल सकते हैं सस्ते दाम पे, और ऑफलाइन में डेली 2-2 3-3 शूज़ भी निकलते रहे तो हमारा काम हो गया, ठीक है। और ऑनलाइन में हम जितना एक्सपेंड करेंगे वो देखा जाएगा, क्योंकि शूज़ में क्या हुआ, रिटर्न बहुत ज़्यादा है, जो हम पहले प्रेडिक्ट नहीं कर पाए थे वो बाद में हमें पता चला कि यहाँ पर रिटर्न क्या है, बहुत ज़्यादा है, ठीक है। प्रोडक्ट होता है, प्रोडक्ट का शूट करवाना पड़ता है, शूट का खर्चा होता है, वेबसाइट बनती है, वेबसाइट का खर्चा होता है, ऐड चलते हैं, ऐड का खर्चा होता है, जो माल आप लेके आए हो उसका खर्चा होता है, शिपिंग के चार्जेस होते हैं, रिटर्न में दोनों चार्जेस लगते हैं, आना जाना, और वो भी पैसे आपके होते हैं, वो क्लाइंट कुछ नहीं मिलता वहाँ से। फिर अमेजोन में डब्बा पैक करने के लिए पन्नी जो आती है वो पैक होगा, फिर प्रिंट आउट होगा जो बिल लगता है, ठीक है। नहीं, ये चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो आप फेस करोगे अगर ये चीज़ करने जा रहे हो, ठीक है, मतलब आपका खर्चा होएगा बहुत ज़्यादा। हाँ, और आपके है ना, जब तक दिन के कोई 200-250 ऑर्डर नहीं है ना, आपके दिन के 200-250 ऑर्डर, आपका बिजनेस प्रॉफिट में नहीं है। तो फिर ब्लॉगिंग ज़्यादा benefit नहीं? फिर ब्लॉगिंग ज़्यादा benefit कुछ नहीं है इसमें, तो कंटेंट डालो, आपके पास डोमेन होस्टिंग नहीं, कर डालो, blogging ज़्यादा safe benefit- सेफ है, बेनिफिट है, बिल्कुल। क्योंकि वो तो फिर वहाँ तो चीज़ वो आ जाती है ना, वो आगे मैम दुकानदार बन गया आप अब और वहाँ लड़ना पड़ेगा, इसमें अच्छा भी होगा बुरा भी होगा, लड़ना पड़ेगा। क्वालिटी भी होगी डिसक्वालिटी भी होगी, बिल्कुल। वो तो फिर वहाँ तो एक रोला हो जाएगा ना। ऑनलाइन में भी प्रॉब्लम्स है और ऑफलाइन में भी प्रॉब्लम्स है, दोनों में प्रॉब्लम है। ऑनलाइन में भी मैम क्या लग रहा है कि सब कुछ सेफ है, नहीं, एफिलिएट करते हैं, अकाउंट उड़ा देते हैं वो लोग कि आपने पॉलिसी वायलेट कर दिया है, आप हुआ है भाई, $2000 उसमें फंसे रह गए अकाउंट में, ठीक है ना। A2 वालों ने अकाउंट सस्पेंड कर दिया, $2000 अकाउंट में ही रह गए, नुकसान हो गया, अच्छा, ये सब ठीक है। challenge हाँ, हो गया। $500 की पेमेंट आई पहली, हो गई, दूसरी $800 की आई, हो गई, तीसरी $2000 की आनी थी, अकाउंट ब्लॉक कर दिया A2 वालों ने, कह रहे आपने पॉलिसी वायलेट कर दी। हम खुद कंफ्यूज कौन सी पॉलिसी वायलेट कर दी, और खोलते नहीं है फिर अकाउंट, आपका बड़ा अमाउंट फंस जाता है वहाँ पे। तो ये तो उनकी वो हो गई। हाँ, मतलब आपको लग रहा है ना कि चलो ये तो सब सेफ है नहीं है, यहाँ पे भी प्रॉब्लम्स होती है। आपको लग रहा है आप बड़े अमाउंट के वेट में बैठ के हम मजा आएगा ना, $2000 लाइक वहाँ से आएंगे, वो अटका दिए उन्होंने, वहाँ पे नहीं दिए। हाँ, फिर और चीज़ों से काम चलाते, लाइक क्लाइंट्स हो गया, ठीक है, क्लाइंट से अब काम चल रहा है, फिर अदर साइट्स जो होगी उनसे चल रहा है, ठीक है, फिर और चीज़ों से भी चल रहा है, ठीक है। तो ऐसे अलग अलग चीज़ों से भाई साइकिल चलती रहती है, साइकिल फिर रुकती नहीं है। कीवर्ड अकॉर्डिंग टू मैपिंग तो एक मोटा-मोटा हिसाब होगा कि आप सारे कीवर्ड को पहले रिसर्च करके निकाल लो, एक स्ट्रक्चर बना लो अपने तरीके से। और कैटेगरी होगा, फिर उसकी सब डिवीजंस आप अब वो जो स्ट्रक्चर बनाया ना, उसमें से देखो क्या कैटेगरी बनानी है, हाँ। ये कैटेगरी मेरी जाएगी, कैटेगरी में चाहिए, इसके सब में चाहिए, फिर उनको अलग अलग, पोस्ट तक लेके जाना। इवन कीवर्ड का मैप भी आपका चेंज हो सकता है कैटेगरी के बेसिस पे। मान लो कीवर्ड आपके पास बहुत सारे हैं, अब उसमें से देखा चलो एक कलर की कैटेगरी बना, कलर वाली सारे कीवर्ड कहाँ चले जाएंगे, कलर वाले कैटेगरी के अंदर चले जाएंगे। आपने सोचा चलो नाइकी एक मेरे पास ब्रांड है, इसकी मैं एक अलग कैटेगरी बना देता हूँ। अब जैसे आपने नाइकी वाले सारे कीवर्ड कहाँ पे आ गए, यहाँ पे। नाइकी में भी आपने देखा, अच्छा नाइकी तो है ना टाइप्स ऑफ
शूज़ देता है, बास्केटबॉल के अलग है, रनिंग के अलग है। चलो एक काम करते हैं, बास्केटबॉल की कैटेगरी बनाते हैं, रनिंग की कैटेगरी। अब जो कीवर्ड्स थे वो सारे इसके अंदर, हाँ, जो हमने लास्ट क्लास में चैलेंज फेस करा। ब्रांड की कैटेगरी बनाओ या फिर टाइप्स ऑफ शूज़ की बनाओ, यूज़ की बनाए कि वो रनिंग के बनाए, बास्केटबॉल के बनाए। इसमें ये देखना पड़ेगा कि कौन सा कीवर्ड ज़्यादा चाहिए, उस हिसाब से बनाओ। फिर ये भी होता है कि बास्केटबॉल नाइकी तो दे रहा है, एडिडास नहीं दे रहा। अगर आपने बास्केटबॉल की बनाई तो उसमें सिर्फ इधर नाइकी आएगा, एडिडास नहीं आएगा। फिर आपको ढूंढना पड़ेगा कौन कौन सी ब्रांड्स सिर्फ बास्केटबॉल पे काम करती हैं। हम स्पोर्ट्स पे गए, बैडमिंटन शूज़ में गए, वहाँ पे यूनिक्स के शूज़ सबसे ज़्यादा चलते हैं, लीनिंग के शूज़ सबसे ज़्यादा चलते हैं, ठीक है। और हमें तो लग रहा था ना कि ये चीज़ें चलेंगी नहीं। जब कीवर्ड रिसर्च पे करने उतरे, फिर ब्रांड रिसर्च पे उतरे, तो पता चला कि वो भी इधर बैठे हुए हैं, ठीक है। तो जब हम रिसर्च करते हैं ना, तब ये सारी चीज़ पता चलती है, और जब हम काम कर रहे होते हैं तब ये सारी चीज़ पता चलती है। जब हम एक्सपेंड करते जाते हैं तो डीप 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 और चीज़ें हो जाती हैं। फिर आता है कीवर्ड साइलो फॉर लॉन्ग टर्म। कीवर्ड साइलो क्या हो गया? जो अब हमने मैप बनाया अपना, क्या बनाया है? अब हमने जो अपना मैप बनाया है, तो अब इसको बोलते हैं साइलो स्ट्रक्चर। इसको क्या बोलते हैं? साइलो स्ट्रक्चर। अभी मैं आप लोगों को प्रेजेंट करने वाला हूँ जो नरेटिव एसे मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाए थे। क्या दिखाए थे? नरेटिव एसे जो मैंने आप लोगों को वहाँ पे दिखाए थे परफॉर्म डीजी की एक्सेल शीट में। अब अभी जो मैं आपको दिखा रहा हूँ दैट इज एक्स माइंड, एंड ये एक्स माइंड बनाया है हमने अभी 2 हफ्ते पहले। कब बनाया है? 2 हफ्ते पहले, मतलब आज से 4 साल पहले मैंने जो रिसर्च करके नरेटिव एसे के कोई 15-20 कीवर्ड निकाले थे। अब नरेटिव एसे में इतना लंबा जोड़ा मैप बना है। और ये मैप क्या कहता है? देखो, ये नरेटिव एसे का मेन पेज है। क्या है? मेन पेज। दैट इज द मेन पेज ऑफ नरेटिव एसे। जो कैटेगरी पे मेरे को मेन पेज बनाना है, जैसे हमने देखा था अभी उसी परफॉर्म डीजी में अब आपका ये पेज ऐड होगा। परफॉर्म डीजी पे नरेटिव एसे की कैटेगरी मैंने बना दी, लेकिन उसका भी पेज नहीं बनाया। क्यों? क्योंकि मैं सोच रहा था पहले उन सारे ब्लॉक्स को कंप्लीट कर लूँ जो 15-20 मैंने निकाले। अब वो मेरे सारे 15-20 कंप्लीट हो गए हैं। अब मेरे को ये पेज भी तो बनाना है ना नरेटिव एसे का। इस पेज पे कंटेंट क्या डालूंगा? अब वो कंटेंट डलेगा ये हाउ टू स्टार्ट, मतलब अब ये हो गया स्टेप बाय स्टेप मेरे ब्लॉग जो बनेगा उसमें क्या क्या चीज़ें आएंगी। इसमें भी हाँ, क्या मतलब है हाउ टू स्टार्ट नरेटिव एसे? नरेटिव एसे। अब ये ना पूरा एक वो है कि लोग इन टर्म्स से सर्च कर रहे हैं इस चीज़ को। क्या समझे? मतलब इन सब का मतलब भी यही है। हाँ, मैं वही तो कह रहा हूँ, इन सब का मतलब भी यही है। मतलब मैं अगर इस चीज़ के ऊपर काम करता हूँ, मैं इन सारे कीवर्ड्स के लिए भी इनडायरेक्टली काम कर लूँगा। तो बिल्कुल सेम लाइन है, उसमें क्या क्या सोच के आपने दोनों अलग बनाया? हाउ टू स्टार्ट अ नरेटिव एसे। अच्छा, अ और एन। और सर्च वॉल्यूम भी देखो ना, लोग पागल हैं। अच्छा, एन भी लगा दिया मैं लोग पागल हैं। अच्छा, तो इसलिए आपने 2 कैटेगरी इसमें ना देखो, कुछ कंट्रीज में ना जो नरेटिव होता है उसमें एन को साइलेंट रख के नरेटिव बोल देते हैं कुछ कंट्रीज में। तो वो उनके लिए हो जाता है एन हो जाता है। अच्छा, अब ये चीज़ मेरे को, हाँ, ये पर्सनली नहीं पता थी। अच्छा, जब हम कीवर्ड रिसर्च पे उतरे तब पता चला कि ये तो कुछ और ही कॉन्सेप्ट चल रहा है। अच्छा, क्योंकि 1600 इग्नोर भी नहीं कर सकते। अब मैं ऊबर सजेस्ट पे गया, मैंने क्या लिख दिया? सिर्फ नरेटिव एसे। अब जितने भी कीवर्ड मिले उन सबको क्या कर लिया? एक्सपोर्ट करने के बाद उन सारे कीवर्ड की एक लिस्ट बना ली। लिस्ट बनाने के बाद देखा कि इन जी को कहाँ पे फिट बैठाना है। उन लिस्ट को मैंने ऐसे एक्स माइंड पे डाल दिया और कीवर्ड को एडजस्ट करता चला गया, ये इसमें, ये इसमें, ये इसमें, इसमें। और मुझे पता चला कि अकॉर्डिंग टू द कॉम्पिटिटर ये ऐसे ऐसे मेरे को पॉइंटर्स को कवर अप करते हुए चलना है। मतलब ये मेरे पूरे पेज का लेआउट हो जाएगा, ठीक है। फिर मैं इसको लिखने बैठूंगा ना, तो मेरे को देखना है कि हाउ टू स्टार्ट में मैं कितना कंटेंट, कितने पैराग्राफ, कितने वर्ड्स को वहाँ पे कवर करने वाला हूँ। ऐसे अलग थे। हाँ, अब हाउ टू स्टार्ट एक अलग टॉपिक है। नहीं, ये हम क्या बना रहे हैं? अब बना रहे हैं मेन पेज। अब क्या बना रहे हैं? मेन पेज। अब हम बना रहे हैं मेन पेज अपनी वेबसाइट का, क्योंकि मैंने इस कैटेगरी के सारे सब टॉपिक्स को तो कवर कर लिया, लेकिन मैंने इसी को कवर नहीं करा अभी। मतलब मैं इस तरीके से कहूँगा, इंग्लिश ग्रामर फॉर किड्स का अभी मेरा मेन पेज नहीं बना। बाकी मेरे किड्स में क्लास 1, क्लास 2, क्लास 3, क्लास 4, क्लास 7 सब कुछ हो चुका है। इस तरीके से देखो, जैसे ये मैंने बोल दिया आपको परफॉर्म डीजी। ये मेरे पास क्या है? यहाँ पे क्या है? ये फोर किड्स, ये सब क्या है? मतलब बाकी बन गया आपके। हाँ, लेकिन ये सब किसके अंडर में आ रहे हैं? ये आ रहे हैं इसके अंडर में। किसके अंडर में आ रहे हैं?
तो सोचो इसका पेज का डिज़ाइन कैसा होगा। इसके पेज में यही सारी चीज़ें आएंगी, लेकिन मैं इनको कंप्लीट नहीं दे सकता, मैं थोड़ी थोड़ी दूंगा और बोलूँगा ये लिंक है, यहाँ से जाके इस पेज पे डिटेल में मिल जाएगा। वो तो एक सिंगल पेज बनेगा। हाँ, वो एक सिंगल पेज बनेगा जहाँ से मैं शॉर्ट इन्फॉर्मेशन क्लिक करो वहाँ पे जाओ, क्लिक करो वहाँ पे जाओ, ऐसे। जैसे आपने एनसीईआरटी सॉल्यूशन का दिखाया, हाँ वही बात है ना। बिल्कुल, एनसीईआरटी सॉल्यूशन का दिखाया वैसे ही है। और इसके बारे में अब मैं क्या करूँगा, मैं इसका थोड़ा पेज बहुत बना content लूँगा। लिख दोगे, थोड़ा फिर एक ग्रुप डाल दोगे। ये लो, इंग्लिश ग्रामर 4, ये मेरा क्या था, कीवर्ड था। देखो इस कीवर्ड पे मैं रैंक भी तभी कर सकता हूँ जब मैंने ये सारे टॉपिक्स को कवर कर लिया, उससे पहले मैं रैंक भी नहीं कर सकता हाँ, क्योंकि कंटेंट ही कवर नहीं हुआ। अब मैंने इस कीवर्ड को गूगल पे डाला, देख ले रैंकिंग आ रही है नहीं आ रही, एंटर कर देते हैं। क्या हमारी रैंकिंग यहाँ पे आ रही है? आपने लिखा नहीं है बाकी, तो इसको डाल भी नहीं सकते थे। ये लो ना, ये बाद में ही डलेगा। ये कीवर्ड है, इस पे रैंकिंग आ रही है हमारी, क्योंकि मैंने सारे टॉपिक्स को पहले कवर करा जो टॉपिक्स थे, फिर मेन पेज पे काम करा। अब ये पेज किसका है? इस पेज में मैंने क्या दिया, वही 16 टॉपिक्स जो वहाँ पे थे परफॉर्म डीजी पे। लाइक यहाँ पे मेरे पास जो स्टैटिस्टिक्स था कि नाउन फॉर किड, प्रोनाउन फॉर किड, ये सारी चीज़ें मैंने अब एग्जांपल वगैरह उठा के डालने हैं या फिर अलग-अलग थोड़ा सा? नहीं मैम, थोड़ा यहाँ पे अलग रहता है। अब क्या होता है देखो, नाउन फॉर किड है, अब मैं ना इसको बस इतना से एक्सप्लेन करूँगा यहाँ से लेके यहाँ तक, और फिर क्या कह दूँगा, आप नाउन के ब्लॉग पे जाके पढ़ लो, अच्छा, वही तो मैं कह रही थी, उसमें लिंक लगाते जाएंगे। लिंक लगाते जाएंगे। ठीक है, तो ये क्या हो गया, मैं बन गया। लेकिन मुझे पता होना चाहिए कि मेरे इस पेज में क्या कंटेंट जाएगा, मेरी सब हेडिंग्स क्या होंगी। ठीक है, ऐसे ही नरेटिव ऐसे का मैंने ये क्या बना लिया, एक मैप बना लिया कि मेरी सब हेडिंग्स क्या होंगी, और मैं कौन कौन से कीवर्ड को इनडायरेक्टली कवर कर लूँगा, सर्च वॉल्यूम कितना मैं ग्रैब कर लूँगा। ये सब लिखने के बाद आप फिर मेन पेज बनाओगे? वो सब होने के बाद हम मेन पेज बनाएंगे। हाँ, क्योंकि फायदा ही तब है। फ़ायदा ही तब है, रैंकिंग तब आएगी। या फिर एक और चीज़ होती है, मुझे पता है कि ये बिल्कुल मरे हुए कीवर्ड्स हैं, बिल्कुल 50-50, 5-5, 10-10 सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स, मैं पहले भी ये मेन पेज बना सकता और हूँ। लिंक नहीं लगा सकते क्योंकि अभी माल नहीं है। मैं खाली छोड़ दूंगा, मैं आपको दिखा सकता हूँ। बाद में लिंक डल सकती है कभी भी, वो तो बैकएंड में जाके कभी भी हाँ, लगा दो। कभी भी आप लगा लो। परफॉर्म डीजी, ये देखो। अब क्या था, जब ये सारे हो गए ना, फिर मैंने टॉपिक्स देखे। जब स्टार्टिंग में मैं रिसर्च कर रहा था, मुझे मिले थे कितने टॉपिक, गिनती के 10-15 टॉपिक। लेकिन बाद में जब मैंने देखे, सर ये आपने खुद सेग्रीगेट किया ना? ये खुद मैंने बैठ के हर एक कीवर्ड को पढ़ने के बाद अलग होता है। एक्सपोर्ट कर दिया, फिर आपने खुद सेग्रीगेट किया ना कि ये Yes. इसमें आ रहे हैं बातें, ये इसमें आ रही हैं, है ना? ये खुद करना है। ये मैनुअल होता है मैम, ये बनाने में मैप हमें 3 दिन लगे हैं। कितने? हाँ, पहले क्योंकि वो- पहले सारे कीवर्ड को एक्सपोर्ट करा, फिर उसमें अब रखते जाओ कैटेगरी में, फिर रखते जाओगे, ये इसमें आपको आराम से तसल्ली से फिल्टर आउट करना है, क्योंकि रैंकिंग तभी आएगी। और एक बार ये हो गया ना, फिर तो मतलब आप ही हो और कोई है ही नहीं। हाँ, क्योंकि ये अपना रॉ मटेरियल पे आ रहा है मतलब। आप सोचो ना, इस चीज़ के बारे में इतनी डीप रिसर्च किसी ने करी होगी जितना अभी हम करने बैठ रहे हैं। गूगल पे एक वेबसाइट नहीं होगी, गूगल खाली हो जाएगा, आपको इसमें कंपटीशन नहीं मिलने वाला। एक आप ही होगे जो इस चीज़ को इतना डीप लेके जा रहे हो, और फिर आप ही रैंक करोगे, और कोई रैंक भी नहीं करेगा बहुत लंबे टाइम तक। शुरू में बहुत बड़ी चीज़ है, एक चीज़ सोचनी पहले। मैम हफ्तों का टाइम लगता है, महीनों का टाइम लगता है। अब मैंने आपको दिखाया कि वो जो एस्से थे, मैं कीवर्ड रिसर्च उस पर गया, मेरा 1 हफ्ता लगा होगा। कितना लगा होगा? जैसे मैं एक ब्लॉगिंग वेबसाइट का सोचती थी। हाँ। मेरा एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, मैं एक स्पिरिचुअल पर्सन हूँ, ठीक है, आई डू लॉट ऑफ मेडिटेशन। मैं ना माइंड में खुद भी बहुत अंदर से एनालाइज करती रहती हूँ चीज़ों को। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैं माइंड के ऊपर काफ़ी चीज़ें लिख सकती हूँ, ठीक है, और काफ़ी चीज़ें हैं मतलब जो मेरी अपनी पर्सनल एक्सपीरियंस की है, मैं शेयर कर सकती हूँ। हाँ। लेकिन मुझे कुछ ऐसा नहीं समझ आ रहा कि इस चीज़ को कैसे कोई निश के हिसाब से नहीं, ये हो सकता है। जैसे मैंने आपको एक वेबसाइट दिखाई थी, रिटर्न विद श्वेता, है ना, वो भी मतलब वही चीज़ करते हैं, रिलेशनशिप माइंडसेट वाली चीज़ें आप भी कर सकते हो। अब कीवर्ड आपको ढूंढने पड़ेंगे ना। मुझे हाँ कोई ऐसा कुछ अभी तक बहुत क्लियर आइडिया नहीं है, विजन तो है पर क्लियर आइडिया नहीं है। तो जैसे ये चीज़ में तो एक चीज़ है ना, ये एब्स्ट्रैक्ट नहीं है, ये तो चीज़ है, मतलब चाहिए लोगों को। साइलो का मतलब होता है, साइलो का मतलब होता है एक चीज़ को पकड़ के उसमें डीप डाउन तक चले जाना। ठीक है, ये वाली चीज़ है, और वो भी एक पूरे प्रॉपर मैप के साथ। अब ये हमने क्या करा, अब देखो उस टाइम पे मेरे को जो कीवर्ड मिले उससे कई ज़्यादा टॉपिक्स मैंने अब यहाँ पे निकाल लिए।
अब ये सारे टॉपिक्स पे मैं कहीं ना कहीं ब्लॉग लिखूंगा और फिर उनको लिंक कर दूंगा यहाँ से एक टेबल बना के, ठीक है। तो ये पूरा मैप अब मेरा किस चीज़ का हो गया, फॉर द नरेटिव ऐसे। अब देखो थीमिंग क्या होती है कीवर्ड्स की। अब क्या आ गया मेरे पास, कीवर्ड्स की थीमिंग। अब कीवर्ड्स की थीमिंग से मेरा क्या मतलब है, देखो तो यही लग रहा है कि कैसे लेआउट ना, नहीं कीवर्ड्स की थीमिंग होती है कीवर्ड्स को अरेंज करना अकॉर्डिंग टू पहले क्या वर्ड आना चाहिए, दूसरे पे क्या आना चाहिए, तीसरे पे क्या आना चाहिए, अकॉर्डिंग टू द सर्च वॉल्यूम। अकॉर्डिंग टू सर्च वॉल्यूम। हाँ, जैसे अब मैंने आपसे कहा डिजिटल मार्केटिंग, सबसे ज़्यादा लोग कैसे सर्च करते हैं, मार्केटिंग डिजिटल या डिजिटल मार्केटिंग। डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज ज़्यादातर करते हैं। अच्छा, अब व्हाट इज़ की प्लेसमेंट हमेशा क्या रहेगी, डिजिटल मार्केटिंग व्हाट इज़ रहेगी या व्हाट इज़ डिजिटल मार्केटिंग रहेगी, हमेशा क्या रहेगी। तो दिस इज कीवर्ड थीमिंग। अब जितने भी कीवर्ड आपको अलग अलग मिलते जाएंगे, अब आप उनके आगे या पीछे अरेंज करोगे कि उसकी एग्जैक्ट प्लेसमेंट ज़्यादा से ज़्यादा सर्च वॉल्यूम के साथ कहाँ पे हो सकती है। आपने कहा अकॉर्डिंग टू सर्च वॉल्यूम, उसको असेंडिंग, उसको प्रीफिक्स और सफिक्स में एडजस्ट करना कि पहले या बाद में कहाँ पे लगाए, ठीक है। असेंडिंग ऑर्डर कह सकते हैं सर्च वॉल्यूम के हिसाब से, किसकी ज़्यादा नीड सर्च है। जो ज़्यादा सर्च वॉल्यूम वाले वो पहले आएगा, फिर कम 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 डिसेंडिंग ऑर्डर में इसका एक सेगमेंट चलता है, ठीक है। या फिर आपने भी क्या बोला था, प्रीफिक्स या सफिक्स के हिसाब से। Prefix- अब ये देखो सोशल मीडिया मार्केटिंग की एक शीट है मेरे पास, इस शीट के अकॉर्डिंग मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, देखो ये क्या है मेरे पास, एक ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, कीवर्ड देखो चेंज हो रहे नहीं हो रहे, ये क्या है। अब मुझे पता है स्ट्रैटेजी जो है ना वो मार्केटिंग के बाद ही आएगा, इन दोनों टर्म्स के बाद मार्केटिंग आएगा फिर स्ट्रैटेजी आएगा। अच्छा, ये भी हो सकता है सोशल मीडिया स्ट्रैटेजी, चांसेस है नहीं, बहुत कम है, मार्केटिंग के बाद ही स्ट्रैटेजी कंफर्टेबल लग रहा है, ठीक है। सोशल मीडिया एजेंसी ये ज़्यादा सही लग रहा है, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी ज़्यादा सही लग रहा है। एजेंसी को मैं पहले ही लिखूँ या मार्केटिंग के बाद लिखूँ, मार्केटिंग के बाद ही ठीक लगता क्योंकि देखो मैं इस कीवर्ड के लिए काम करूँगा या इस कीवर्ड के लिए काम करूँगा। है। देखो सर्च टर्म है सर, इतनी तो कॉमन सेंस यूजर में है कि वो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी लिखेगा पहले। वही, ज़्यादातर वही। कोई जल्दी में लिख दे कि टूटा फूटा उल्टा पुल्टा, मतलब वही, जैसे मैं कुछ सर्च करना तो बस लिख डाल, हाँ नीचे कुछ तो आ जाएगा जल्दी। कुछ तो आ जाएगा। अब देखो ये जो सीक्वेंस है ना ये आपको पता होना ज़रूरी है। अब ये आपको पता है क्योंकि आप इस फील्ड में हो। क्योंकि ना सर कई बार क्या होता है, हम जब गूगल पे टाइप कर रहे होते हैं ना, नीचे आ जाते हैं ना कई बार, तो हम सोचते हैं कि जब मेरे वाले जैसा ही लग रहा है, ये भी तो कर देते हैं। वो तो मैम गूगल रिलेटेड वो जानबूझ के गूगल दिखाता है, लेकिन आप एक चीज़ सोचना कि आपको इस फील्ड का पता है, आप क्या समझ रहे हो। मुझे पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग होता है, मुझे पता है सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ से अब हटा दूँ और आपको पकड़ा दूँ कोई किचन की बर्तन वाली वेबसाइट, ठीक है, या फिर वो ना देखे मैं आपको पकड़ा दूँ कोई बैंकेट हॉल टाइप वेबसाइट, उसको पता नहीं। ठीक है, मैं आपको पकड़ा दूँ कोई किड्स टॉय की वेबसाइट जो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं और उसमें वो पार्ट्स वार्ट्स को पेच नट बोल्ट नट पता नहीं क्या क्या लेके बात करते हैं, ठीक है ना। कोई ऐसी वेबसाइट जो B2B काम करती है केमिकल्स में, केमिकल के नेम जो आपने कभी सुने नहीं, आपको क्या पता क्या आगे आएगा क्या पीछे आएगा, ठीक है ना। मैं आपको बोलूँ मोनोऑक्साइड कार्बन या बोलूँ कार्बन मोनोऑक्साइड, अब किसी बंदे को इनके बारे में नहीं पता तो उसके लिए तो दोनों सही हैं। यही तो कीवर्ड से पता लगता है। कीवर्ड में हम लोग सारे कीवर्ड्स को एक बार इकट्ठा करके और उनकी इस तरीके से थीमिंग करते हैं। क्या करते हैं, थीमिंग करते हैं कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इकट्ठा यूज़ होता है, मतलब सोशल मीडिया ये तो कंपलसरी है, मीडिया सोशल आज तक नहीं हुआ, तो ये मैंने इसको दोनों को क्या रख दिया। अच्छा अब देखना सोशल मीडिया मार्केटिंग, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन, ये बनाया है कीवर्ड थीमिंग में इसमें ना ये आपको सिर्फ ये लग रहा है, लेकिन जितने भी वर्ड है ना ये कवर हो रहे हैं। इन किसी भी वर्ड को आप उठा लेना, ये सारे वर्ड यहाँ पे कवर हो रहे हैं। क्या समझे, हर एक वर्ड कवर हो रहा है। आप एक चीज़ देखना, देखो ये कितनी चीज़ें हैं मेरे पास, 5 है, कितनी है 6 है। अच्छा 6 और 1 मतलब 6 के साथ 1 का कम्बिनेशन। अब आप ये बताओ इसके सिर्फ 18 कम्बिनेशन बने या नहीं बने। अच्छा अब मैं इस 6 को पकड़ के इसको पकड़ के इसको और पकड़ लेता हूँ और फिर इसको भी पकड़ लेता हूँ, ये पता है टोटल कितने बन रहे हैं, 15,000 से ज़्यादा वेरिएशन बन रहे हैं। कितने, मतलब 15,000 कीवर्ड्स को टारगेट कर सकते हैं हम इस थीमिंग की हेल्प से।
किसकी हेल्प से? इस थीमिंग की हेल्प से, क्योंकि वेरिएशन लोग अब जैसे मर्जी सर्च कर ले, हर तरीके से हम हैं आपने एक एक वर्ड को सेट जैसे करा है। जो सोशल मीडिया है उसको तीन ही चीज़ें कहते हैं, सोशल मीडिया एसेंस है, सोशल मीडिया ऑप्टिमाइजेशन के हिसाब बिल्कुल, से अब यूज़र तो कुछ भी सर्च कर सकता है, ये तीनों उसमें आते मैंने लिख लिए। अच्छा, उसके बाद इधर वाली आपने पेड ऑर्गेनिक बेस्ट टॉप अफोर्डेबल, ये चीज़ होगी मनी वाइज दिमाग में। लोग ऐसे सर्च करते हैं, पेड अगर सर्च करता है पहले लगाएगा, बेस्ट सर्च करता है पहले लगाएगा, टॉप सर्च करता है पहले लगाएगा, अफोर्डेबल सर्च करता है पहले लगाएगा। अच्छा, इसलिए आपने फर्स्ट रो में हाँ, मार्केटिंग अगर लगाएगा तो मार्केटिंग इधर ही आएगा, वो इनसे पहले वाले कहीं नहीं आएगा। और जो मोस्टली सर्च वॉल्यूम वाले कीवर्ड्स है ना, जैसे ये क्या एडवर्टीज, यहाँ पे क्या है, बेस्ट सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपनीज। अच्छा, बेस्ट कहाँ पे है? सोशल मीडिया मार्केटिंग कहाँ पे है? कंपनीज कहाँ पे है? आप कोई भी कीवर्ड उठा लेना, जो सर्च में सीक्वेंस है ना, मेरे को सेम सीक्वेंस चाहिए, समझ आ रहा है? कभी कभी हो सकता है सर, मैम वो तो बात होगी ना, उल्टा फुल्टा ये लोगों ने सर्च कर जैसे दिया। पैकेजेस फॉर, कभी कभी वो तो आपके सोचने के अकॉर्डिंग है, मैं यही तो कह रहा हूँ। लोग कर सकते हैं थोड़ा। ये आपको पता है, आप इसलिए दिमाग लगा रहे हो कि ऐसे भी हो सकता है, लेकिन आपको जिस चीज़ का नहीं पता और आप अपने टूल के भरोसे बैठे हो, तो आप टूल के डाटा के बेसिस पे आगे वर्क कैसे करोगे? मतलब आप मेरे को है ना वो चीज़ दो जिसको कोई भी बंदा कर सकता है, आप मेरे को वो चीज़ नहीं दोगे जिसको सिर्फ आप कर सकते हो। फिर सर ये वाला तो चलो पता था हमें, आपको भी पता था, मुझे भी पता था। बिल्कुल, जो तो आप मैं chemical की बात आपको, करो, chemical हाँ, वाली, उसमें कैसे करेंगे? उसमें मैम यही तो चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ अभी। सोशल मीडिया का मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि आपको समझ आ जाए, लेकिन अब ये टूल का जो डाटा है ना, आप इसी डाटा में से उठा उठा के, मार्केटिंग एजेंसी प्राइसिंग लास्ट में होती है, ठीक है, तो सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी हो गया, प्राइसिंग अब मैं कहीं पे भी रख सकता हूँ, कॉमन सेंस लगाने पड़ेगा, आपको खुद ही बैठ के बनाना पड़ेगा। और ये जैसे मैंने आपको बताया ना, जिसका मैटर आपको नहीं पता, आप ये टूल की हेल्प से चलोगे, आपको ढूंढ ढूंढ के कि ऐसे लिखा गया तो यही होता होगा। कीवर्ड को देखा, पता चला कि गूगल पे लोग ऐसे सर्च करते हैं, क्योंकि डाटा में निकाला है, हमने डाटा निकाला है। आप टूल से हर चीज़ का डाटा मिल जाएगा, उस डाटा को फिल्टर आउट करना आप सिखा दो, आप किसी को भी सिखा दो, कोई भी बंदा कर देगा। मतलब आप किसी को बैठा के टास्क दोनों लिए कर ले, ऐसे ऐसे करना है तो वो हो जाएगा। लेकिन आप अगर कुछ ऐसा पकड़ लेते हो कि ऐसा भी हो सकता है, वो आपको पता है, मैं उसको नहीं पता, समझ रहे हो ना? सोशल मीडिया का आपको पता है, आप किसी दूसरे बंदे से जाके पूछना कि ये ऐसे हो जाएगा, उसको नहीं पता, वो कहेगा क्या कह रहे हो, मेरे को समझ नहीं आ रहा किस चीज़ की बात हो रही है, मुझे नहीं पता ऐसा भी उसमें कुछ होता है नहीं होता। फैक्ट्री वाले से पूछोगे इसको आगे रखा पीछे करके, वो आपको सुना और देगा, ये आगे होता है पीछे होता है, क्या कर रहे हो, ठीक है ना? उसको पता है, क्योंकि आपको नहीं पता। लेकिन अब टूल से हमने जो डाटा निकाला, उस डाटा में हम समझ सकते हैं कि क्या आगे होना चाहिए, क्या पीछे। फैक्ट्री वाले को तो कॉन्फिडेंस ही दिखाना पड़ेगा कि हाँ मैम आप किसी तरीके से गलत नहीं होने चाहिए। क्लाइंट को तो आप यही कहोगे ना। अब सोचो, आपके अकॉर्डिंग आपने मान लो इसको उल्टा लिख दिया, अब मैं मेरे अकॉर्डिंग है ना, सोशल मीडिया प्राइसिंग मेरे अकॉर्डिंग हो सकता है, ठीक है, लेकिन अब क्या हो गया, मैंने जब रिसर्च करी अपना टूल से तो मेरे को ये पता चला, ठीक है ना? अब वो फैक्ट्री वाला बंदा आपसे कह रहा है कि नहीं, ये प्राइसिंग जो है ना वो सोशल मीडिया के बाद नहीं आएगी, उससे पहले हमारी मार्केटिंग भी होती है, ऑप्टिमाइजेशन भी होता है, कैंपेन भी होता है, एडवर्टाइजिंग भी होती है, इसके बाद प्राइसिंग आएगी ना। कोई बंदा सर्च कर रहा है सोशल मीडिया प्राइसिंग फॉर स्मॉल बिजनेसेस, कोई सर्च कर रहा है सोशल मीडिया स्मॉल बिजनेस प्राइसिंग, दोनों का अलग अलग है, लेकिन सर्च टर्म से आपको पता चल जाएगा पहले क्या है बाद में क्या है। जैसे मैं दूसरी चीज़ सोच रही थी, ये वाला तो कॉमन एग्जांपल है ना, तो दिमाग में भी जा रहा है। हाँ, जैसे किसी भी फर्टिलाइजर्स की कंपनी, फर्टिलाइजर की कंपनी है, अब फर्टिलाइजर में ना मॉडल नंबर होते हैं, उनके कुछ केमिकल्स के नेम होते हैं। हाँ भाई नाइट्रेट है, हाँ। कुछ है, ऐसे तो समथिंग समथिंग है, तो वो आपको सर्च वॉल्यूम से ही थोड़ा कॉन्फिडेंट होके देखना पड़ेगा कि अब आपके माइंड में फर्टिलाइजर कंपनी से प्रोडक्ट आपको कोई बाय करना है, तो आप क्या सर्च करोगे, क्या सर्च करोगे, सोचो। आपको मान लो आपका गेहूं का एक खेत है, आपको उसके लिए फर्टिलाइजर चाहिए, आप क्या सर्च करोगे? वैसे तो फर्टिलाइजर्स को फर्टिलाइजर्स फॉर जो आपके सीड्स वगैरह होंगे, मतलब आपने चाहे गेहूँ उगा रखा हो, बाजरा उगा रखा हो, जो मर्जी का रखा हो, ठीक है, मतलब जो भी फर्टिलाइजर फॉर जो भी आपने सर्च करा। लेकिन अब है ना, आप एक किसान के अकॉर्डिंग सोचना है या फिर एक बंदे के अकॉर्डिंग सोचना जो वो इसको यूज़ करता है, वो पता है क्या डालेगा, ठीक है ना? MP4 फर्टिलाइज़र, सीधा MP4 फर्टिलाइजर, उसको पता है कि ये वाला फर्टिलाइज़र गेहूँ के लिए होता है, वो गेहूँ डालेगा ही नहीं। अब क्या समझे? अब वो गेहूँ डालेगा ही नहीं, वो सीधा यहाँ पे अपना मॉडल नंबर लिखेगा, ये वाला फर्टिलाइज़र दे दो।
मतलब एक बिल्कुल सिंपल सी चीज़ होगी, आप एक कभी मैकेनिक के साथ गए, ठीक है, जैसे मैं एक बार गया था बाइक के, मेरे कोई गियर वाला तार खराब हो गया था, ठीक है ना। अब उसके साथ गया, पहले मैं गया, वो कह रहा है कि वो उधर लाइक शॉप से आप ले आओ, वो हमारी एसेसरी शॉप है। मैं उसके पास गया, मैं वो बुलेट का गियर वाला तार दे दो, कह रहा कौन सा नंबर, मेरे को क्या पता कौन सा नंबर है, कह रहा पूछ के आओ एक बार। फिर मैं उसके पास गया, मैं भाई तुम ही चलो, मेरे समझ नहीं आ रहा, ठीक है। अब वो गया, उसने बोला, उसने सीधा बोल दिया, मतलब इतनी लेंथ में ये दे दो, उसने नहीं बोला बाइक का ये दे दो वो दे दो, उसने क्या बोला सीधा 350 मॉडल गियर क्लच तार, मतलब कुछ ऐसे उसने बोल दिया, और वो उसके समझ आ गया, उसने निकाल के दे दिया। अब मतलब हमें नहीं पता ना कि वो लोग उस जेनेरिक टर्म को नॉर्मली कैसे यूज़ करते हैं, तो कीवर्ड रिसर्च से हमें पता चलता है। कीवर्ड रिसर्च में हमें पता चल जाएगा कि लोग ऐसे 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 सर्च करते हैं, ठीक है। तो ये थीमिंग हमारे लिए फिर ज़रूरी हो जाती है कि लोग अब कुछ भी सर्च कर लें, हमारे इस पैटर्न के अंदर ही फंस के रह जाएंगे वो। हम अपना दिमाग भी ज़्यादा नहीं चला सकते इसमें। आप अपना दिमाग में पता है नहीं, हर जगह नहीं चला तो पाएंगे, चलाएंगे। जहाँ नहीं पता नहीं चला पाएंगे, जिसका पता है इसको खा जाएंगे। जैसे आपने कही कि मैं मेरे जैसा तो लिखेगा हाँ फर्टिलाइजर फॉर, मालूम मेरे को तो थोड़ा बहुत गार्डनिंग का पता है, तो मैं उस हिसाब से बिल्कुल, आप गार्डनिंग के अकॉर्डिंग सर्च करोगे। हाँ, लेकिन एक जो जानते हैं उस चीज़ के बारे में वो तो सीधा वो सीधा अपना मॉडल नंबर केमिकल लिखेगा और आ जाएगा, उसका काम हो गया। फर्टिलाइजर वो लिखेगा ही नहीं, वो तो सीधा फर्टिलाइजर का नाम लिखेगा। अब सुमिट्रॉन वाले हैं, अब मैं तो सर्च करता हूँ सुमिट्रॉन में कि सुमिट्रॉन का ये वाला प्रोडक्ट, सुमिट्रॉन का आयरन प्रोडक्ट। अब उनको बोलते सुमिट्रॉन वालों को, वो सीधा बोलते हैं K10S24, क्या ये क्या होता है, तो खोलो ना वो प्रोडक्ट, खोलो ना K10S24, अब उनके लिए वो आयरन है, मैं तो सिंपल आयरन बोलता हूँ उसको, वो बोलते हैं K12S24। अब बताओ क्या करें। कुछ बिजनेसेस जो इस तरह के हैं उसमें आपको थोड़ा ध्यान मैम कुछ नहीं बहुत सारा। ऐसे, मतलब आप जैसे मार्केटिंग कर रहे हो ना, अभी आपको इसको पता है, लेकिन आज से आप 1 साल पहले जब आपको इसका नहीं पता था, आप खुद कंफ्यूज हो जाते हैं, हाँ वो तो है ही। ठीक है। आपको इवन ये भी नहीं पता होता कि लॉग ऑप्टिमाइजेशन, SMM, SMO, ये भी सर्च करते हैं, ये भी कुछ टर्म्स होती हैं, ठीक है ना। मैनेजमेंट कंटेंट, इन्फ्लुएंसर, ब्रांडिंग, एडवर्टीजमेंट, मतलब आपके माइंड में ना सीधा एक ही 2 ही टर्म आती, सोशल मीडिया मार्केटिंग एजेंसी। आपको नहीं पता कि ये भी होते हैं, एडवर्टीजमेंट भी होती है, ब्रांडिंग भी होता है, इन्फ्लुएंसर भी होता है। सिर्फ वो तो जिस फील्ड में जाओ आपकी डिक्शनरी बढ़ जाती है। लेकिन SEO में चैलेंजेस आते हैं, आपके पास कभी भी कोई भी क्लाइंट आ जाएगा, ई-कॉमर्स वेबसाइट में भी बनाने के लिए कभी भी कोई भी क्लाइंट आ जाएगा, कंटेंट राइटिंग में कभी भी कोई भी क्लाइंट आ जाएगा, सोशल मीडिया में कभी भी कोई भी आ जाएगा, गूगल एड्स में कभी भी कोई भी आ जाएगा। आपको एक प्रॉपर वे पता होना चाहिए कि आजा भाई, तू जो मर्जी हो मैं करके दूंगा। आप समझ रहे हो ना। तो ये जो है यस, इस थीमिंग के बेसिस पे वी कैन डिफाइन एवरीथिंग, ठीक है। हमने इसको इतना डिफाइन कर दिया कि अब चाहे कोई भी हो वो इससे बाहर नहीं निकल पाएगा। आप कुछ भी सर्च कर लो, आप इसके घेरे में फंस जाओगे, इससे बाहर सर्च नहीं कर रहे, आप इसी में सर्च कर रहे हो, ठीक है। तो ये होती है थीमिंग, जो कीवर्ड्स पे पढ़ पढ़ के बनाते हैं। सर आपको सभी तरह के मैम 600 कीवर्ड निकल रहे हैं ना, तो 600 के 600 पढ़ने पड़ते हैं, 1000 कीवर्ड निकल रहे हैं, वो भी पढ़ने पड़ते हैं। सभी तरह के कीवर्ड्स के लिए थीमिंग आप सर्च करते हो या नहीं? जैसे नहीं मैम, कीवर्ड की थीमिंग तभी होगी जब आप एक लॉन्ग टर्म प्लान सेट करोगे अपना। आपने सोच लिया कि सोशल मीडिया पे, हाँ हाँ मैम, कीवर्ड नैरेटिव ऐसे में 1200-1400 कीवर्ड हमने ऐसे पूरे एक एक, बिल्कुल कि नैरेटिव ऐसे की भी थीमिंग मेरे पास है, लेकिन वो अभी मेरी आईडी पे नहीं है, वो हमने ऑफिस में बैठ के ऐसे ही शीट में पूरी थीमिंग की हुई है, मतलब वो भी की नहीं, मैंने पूरी थीमिंग की हुई है, अगर मिल गई तो मैं दिखा दूंगा। वही चीज़ मैं पूछ रही थी, मतलब हर बार आप हर बार होती है और वो ज़रूरी है, उसके बिना आप आगे नहीं बढ़ सकते। नहीं मिल रही कोई भी समय मतलब बात समझ नरेटिव, नरेटिव ऐसे, ओके। सो थीमिंग नरेटिव ऐसे की, ये लो, ये नरेटिव ऐसे की क्या है, थीमिंग है। लोग एग्जाम्पल फॉर्मेट जनरेटर, मतलब ये तो हमने बाद में डिफाइन कर दिया। इवन कुछ कुछ वर्ड ऐसे आ रहे थे, मैं खुद नहीं पता था कि इसके लिए क्या करना है। देखो फर्स्ट लाइन में आपने एग्जांपल्स, फर्स्ट पार्ट, फर्स्ट लाइन में ये आता नहीं, ये तो मेरा तरीका है मैम, ये जो है ना, आप अपने जिस अपने समझ के लिए रखें। हाँ ये देखो, आप ये छोड़ दो और ये छोड़ दो, ये मैंने अपने अकॉर्डिंग रखे हुए हैं, क्योंकि मेरे को एक्सपेंड बनाना था ना ये, उसके लिए। जैसे फर्स्ट पार्ट में मेरा ये वाला टॉपिक कवर होना है, जो मैंने आप लोगों को एक्सपेंड दिखाया था, अब ये है नहीं इसमें, वो मतलब जो था, जो मैंने आपको दिखाया था नैरेटिव, ऐसे हाउ टू राइट में भी वो बहुत सारे टॉपिक इधर आ रहे थे, वो ऐसे निकलते हैं इसमें से, आपने हाउ टू, ठीक है ठीक है।
हाउ टू B नरेटिव वाला- ऐसे B वाला आइडिया, first हाँ है। व्हाट इज मतलब नरेटिव ऐसे आइडिया, नरेटिव ऐसे स्ट्रक्चर, नरेटिव ऐसे प्रॉम्प्ट्स, डिस्क्रिप्शन, स्टेप बाय स्टेप, टाइटल, हुक्स, डायलॉग, फीचर्स, हेल्प। बांट दिया बस। ये बांट रहे हो, रेड कर दिया कि इनको हम नहीं देते, इनको हम नहीं देते इनको, रेड कर दिया इनको, मतलब हम नहीं देते रूब्रिक, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर, नॉन फिक्शन हम नहीं देते भैया, ये हमारा टॉपिक है ही नहीं। नरेटिव ऐसे में हम ये चीज़ नहीं दे रहे। ये भी थी सच में। थीम में जब आप कीवर्ड थीमिंग करते हो आपको वो भी पता चलता है कि इस चीज़ के अंदर हम काम नहीं करते। सोशल मीडिया में हम इन्फ्लुएंसर नहीं देते भाई, इन्फ्लुएंसर आप खुद ही ढूंढ लो जो आपको बेस्ट लगता है, हम सेलिब्रिटी वाला नहीं देते, ठीक है। हम सोशल मीडिया में पीआर वाली सर्विस नहीं देते, तो वो हमारे रेड हो जाएगा मार्क। जैसे हम नरेटिव में हम कोई स्टार्टर, ऑर्गेनाइजर, प्लानिंग नहीं देते, ना रूब्रिक देते, ना ग्राफिक ऑर्गेनाइजर देते, ना नॉन फिक्शन देते, हमें नहीं पता ये क्या होता है, हमारी फील्ड, हमारे ब्लॉग का पार्ट नहीं है, हमें पता है, हम ब्लॉग नहीं कर सकते इसके ऊपर, तो इनको भी रेड कर दिया, ठीक है। ऐसे काम होता है। फिर हमारे पास क्या आता है, क्लाइंट की वेबसाइट हमने बात करी कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लाइंट है। वेबसाइट। ये ऐसे बात नहीं होती मैम, यहाँ बहुत लड़ाइयाँ हो जाती हैं कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लाइंट वेबसाइट में, ठीक है। इसको हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे, कीवर्ड रिसर्च फॉर क्लाइंट वेबसाइट। किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है, अदरवाइज वी कैन लीव। सर लास्ट क्लास की रिकॉर्डिंग अपलोड कर दीजिए। ऑलरेडी कर देना। अपलोडेड है, लिंक लगा हुआ है, शायद चेक कर लो। लिंक नहीं लगा हुआ मैं अभी दे देता हूँ। सर नहीं लिखा हुआ था लास्ट में, अभी चेक कर रहा था मैंने। वॉल्यूम बहुत कम है। एक और बार भेज देना अभी व्हाट्सएप पे। ये लो भी मैं यहाँ पे लगा देता हूँ। हाँ जी सर भेज देना एक बार। उसकी ठीक। आई हुई नहीं। थी YouTube पे। ये वाली है, यूट्यूब पे मैंने फॉलो नहीं कर रखा क्या आप लोगों ने, मैंने तो डाल दी थी ये वीडियो, हाँ, नोटिफिकेशन आती होगी अगर आपने फॉलो कर रखा होगा तो। मैंने तो उसको सुनी तो ठीक है सर। मेरे फोन में। 55 लोगों ने देख लिया, आपने नहीं देखी, हद हो गई। पता नहीं 55 कौन कौन आ गए अब। एक तो मैं थी। 5 बच्चे हमारे 55 40 व्यूज। तब भी थे जब मैंने देखा। नए व्यूअर्स आ रहे हैं सर। मेरे उसमें नए आवाज़ व्यूअर्स आई। आ रहे, सही कह रहे हो। तो उसमें आवाज़ आप लोग नहीं देख रहे हो, मतलब क्लास आप लोगों के लिए अरेंज हो रही है और आप खुद ही लोग नहीं देख रहे हो, हद होगी ये तो।